सोसाइटीज की साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न गाइडलाइन जारी करता रहता है। उनके प्रॉपर कंप्लायंस को भी सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही कस्टमर्स को साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपने टीवी एवं अन्य माध्यमों पर ऐसे कई अवेयरनेस कैंपेन्स और एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जिनमें लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि इस अभियान के लिए महानायक अमिताभ बच्चन जी को भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आज हमारे बीच इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन देने हेतु विशेष अतिथि के रूप में श्री अमोल आहेर जी उपस्थित है। अमोल जी, आपका हमारे 24वीं कड़ी में हार्दिक स्वागत। अब मैं संक्षेप में अमोल आहेर जी का परिचय देना चाहूंगी। श्री अमोल आहेर जी को साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एवं कंसल्टिंग के क्षेत्र में 7 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाकर विभिन्न बैंक्स एवं इंस्टीट्यूशन को सिक्योर और इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रदान किए हैं। उनके पास कई प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस भी है, जैसे सीसा, CDPSC, ISO 20001 लीड ऑडिटर, GDPR DPO। अमोल जी ने डेटा सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन तथा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार इंस्टीट्यूशंस को मजबूत सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज के इस सेशन में वे हमें बताएंगे कि कोऑपरेटिव बैंक्स में DPDP एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार किया जा सकता है। साथ ही वे यह भी समझाएंगे कि इंट्रोडक्शन टू DPDP एक्ट 2023 एंड एप्लीकेबिलिटी इन कोऑपरेटिव बैंक्स और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स का पालन करते हुए एक मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपनाया जा सकता है। आइए हम सभी मिलकर श्री अमोल आहेर जी का जोरदार स्वागत करते हैं। और अब मैं हमारे CEO एवं CTO श्री गिरीश बलगनूर सर से निवेदन करती हूँ कि वे अपने प्रेरणादायी विचार हम सबके साथ साझा करें। ओवर टू यू गिरीश सर। धन्यवाद अश्विनी जी और बाकी सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं गिरीश बलगनूर लिस्ट की तरफ से आप सभी को जो हमारी 24वीं कड़ी है, ये 24वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कुछ ही शब्दों में अश्विनी जी ने बताया कि संवाद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि संवाद आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसको बनाने में जितना आपका सहयोग है वो नहीं, उसके बिना हम आज इतने प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो फिर से आप सभी को धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपने टाइम निकाले और हमारे साथ संवाद के एक और कड़ी में आप लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैसा मेरा प्रथा है कि हर महीने संवाद में मैं अपनी तरफ से लिस्ट में जो कुछ भी हो रहा है, पिछले महीने हमारे लिए क्या था, हमने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करके काम किया है और आने वाले महीने में किन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, ये सभी बातों के बारे में मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। मुझे बहुत खुशी होती है आप सभी से इस तरह मिलने के हर महीने। हालांकि मैं पिछले महीने 2-3 और कस्टमर को इन पर्सन भी मिला था, तो और ये मैं जान पाया कि अभी संवाद हम दोनों के बीच में, हमारे सारे कस्टमर्स या पोटेंशियल कस्टमर के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है, जिसके चलते हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं
ऐसे कुछ हैं जिसके चलते हम संवाद में जो बताया जाता है उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज का जो एक विषय है जिसके बारे में अमोल जी बहुत ज़्यादा बात करेंगे, वो कैसे आपको बैंक सोसाइटी चलाने में मदद करेगा, आप कैसे अप टू डेट कंप्लायंस के ऊपर रह सकते हैं। ये सभी चीज़ें, हमारी कोशिश यही है लगातार आगे चल के भी कि हमारे कस्टमर्स और जो कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए हम थोड़ा उपयोगी रहें, उन विषयों का आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करें जिसके चलते आपको उसका बहुत ज़्यादा उपयोग आप ले पाओ। और उससे ऊपर हम जो कर रहे हैं वो आप सभी के लिए है। हम समझते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लिस्ट की तरफ से, हमारे पार्टनर की तरफ से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो आपको सोसाइटी या बैंक चलाने में बहुत ज़्यादा मददगार हो, यही हमारी आशा है। तो इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और हर कड़ी में जैसे मैं करता हूँ वैसे मैं अपनी एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया है, 5-10 मिनट लूंगा और मैं आपको लिस्ट में क्या हो रहा है, लिस्ट क्या करने की सोच रहा है, अब क्या किया है, आगे क्या करेगा, ये सभी बातों पे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई दयानंद जी आप बताओ कि मेरा स्क्रीन आप देख पा रहे हो या नहीं। हाँ हाँ सर, देख पा रहा हूँ। यस, धन्यवाद। तो सभी को फिर से 24वीं लिस्टियन संवाद में सभी को स्वागत। जो लोग बहुत सारा लिस्ट में अभिरुचि रखते हैं उनके लिए स्पेशल थैंक्स कि वो अपना टाइम निकाल पाएं और लिस्ट में क्या हो रहा है, लिस्ट कैसे कुछ चीज़ों को कर रहा है, इसके जानकारी लेने के लिए उनका उत्साह है, तो उसके लिए हम स्पेशल थैंक्स उनको भी बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे कस्टमर्स नहीं हैं उनको मैं बता दूं 1 मिनट में कि हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बिजनेस करते हुए लगभग 30 साल हो गए हैं। हम कोर बैंकिंग सोल्यूशन को बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और बैंक या सोसाइटी को चलाने में मदद करते हैं। हमारे जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन का प्रोडक्ट जो हम कस्टोडियन के नाम से जो जानते हैं, ये पूरा सर्टिफाइड सर्टिन वेंडर से वैलिडेटेड है, उसका सर्टिफिकेशन हमारे पास है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिस्ट सॉफ्टवेयर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है। तो हम प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट को कैसे चलाते हैं, उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इन सभी का जानकारी रखते हैं, इसीलिए हमारे सर्टिफिकेशन है। तो अगर मैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन के बारे में थोड़ा बात करूं, तो जो हमारा कोर बैंकिंग सोल्यूशन है लगभग 100 हमारे कस्टमर के यहाँ चलती है और उसमें बहुत ज़्यादा बैंक्स भी हैं और सोसाइटीज़ भी हैं। कोर बैंकिंग सोल्यूशन जब हमने बनाया था तभी से हमें ये भी बात समझ में आ गई थी कि हमें कुछ और स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस भी हमें बनाने पड़ेंगे जो हम बोलते हैं एड ऑन्स। तो हमारे पास कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अलावा एड ऑन्स भी है, लगभग 30 ऐसे नए प्रोडक्ट्स हैं जो कंप्लायंस के लिए लगते हैं, जो बैंक सोसाइटी को चलाने के आसान तरीके बनाने के लिए लगते हैं, तो हम उसको एड ऑन्स बोलते हैं। तो हमारे पास फ्यूचरिस्टिक एड ऑन्स भी है। अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर को और एड ऑन्स को अपनी अपनी डेटा सेंटर में चलाना चाहो या हमारे साथ हमारे क्लाउड में आप चलाना चाहोगे, तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए है। तो हमारा सॉफ्टवेयर क्लाउड पे भी चलता है और ऑन प्रीमाइस भी चलता है। ये सब करने के लिए जितना हमें उसका एक्सपीरियंस चाहिए वो हमारे यहाँ भरपूर है। हमारे पास जो लोग हैं वो लगभग लगभग 25 सालों से ये करते आए हैं और हमें लगता है कि हम लोग ये सारे चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपने भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन के स्पेस में हमें सुना होगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो नए लिस्ट के साथ नए से जुड़ रहे हैं और उन जिनके लिए नए लिस्ट सॉफ्टवेयर ही नया है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैं आपको पिछले महीने अप्रैल में हमारी क्या क्या चीज़ें हुई है हमारी तरफ से, इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करना चाहूँगा। सबसे पहले सबसे खुशी की बात मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, और वो ये है कि हम और बड़े बन रहे हैं और हम आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही दिखाने के लिए और इसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए
हमें लगा और हमारी ये सपना भी था कि हम एक और जगह पे जहाँ पे हमारे सारे एम्प्लॉयज एक ही जगह पे बैठ के काम करें, ऐसे कुछ जगह पे ढूंढे। तो हमें खुशी है कि हमने ऐसे जगह ढूंढ ली है। आप में से कुछ लोगों को कुछ पता रहेगा कि एलेक्सा पार्क जो अभी मेरे स्लाइड में दिख रही है, ये एलेक्सा पार्क कोल्हापुर में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, एक लैंडमार्क है। बहुत सारे लोग एक याच्यानंतर सगळ्या सर्व्हिस स्टार्ट केलं तरी पण हे नाही होते ना. तो एलेक्सा पार्क में हमने नया जगह ली है और हम आगे चल के जुलाई 1 से हम सारे लोग लिस्ट के जो 4 ऑफिस थे, 2 सांगली में थे, एक कोल्हापुर में था, तो ये सारे ऑफिस के लोग एक ही जगह से काम करना शुरू करेंगे, जो कोल्हापुर में होगा और वो एलेक्स पार्क में होगा। अगर आप पूछोगे हमने क्यों किया है, तो कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि ये करने से हमें आसानी होगी। एक तो होगा कि हम सारे लोग एक ही जगह से और वो भी कोल्हापुर से ऑपरेट करना शुरू करेंगे, तो जो हमारी पूरी वैल्यू है जो हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं वो डेफिनेटली बढ़ेगा। हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल रहेंगे, बहुत आसानी से कनेक्टिविटी रहेगा। कोई फ्लाइट से आना चाहेगा, ट्रेन से आना चाहेगा, बस से आना चाहेगा हमें मिलने के लिए, हम आपको मिलने के लिए आना चाहेंगे, तो सांगली से कोल्हापुर बेहतर है। तो ये सोच हमारी थी। तो ये सोच के बेटर एक्सेस और कनेक्टिविटी के लिए भी हमने कोल्हापुर में मूव किया। दूसरा ये भी था कि जो जिस जगह पे हम सांगली में रह रहे हैं आज के दिन में, वो लगभग 20 साल का है और जब जब हमें कुछ चाहिए था तो हमने उसमें अपग्रेड किया था। अभी हमें लगता है कि बहुत बड़ा अपग्रेड हमें करना चाहिए, हमें साथ नया पार्टनर्स भी जुड़ गए हैं। तो वो हम लोग सब मिलके ये सोचते थे कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर तरीके से हो ताकि हम लोग अपना काम ढंग से कर पाएं और आपके लिए जो चीज़ों को हमें पहुंचानी है वो हम आसानी से पहुंचा पाए। इसी के लिए भी हम एक नया ऑफिस बना रहे हैं और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो हम बढ़ रहे हैं। जब मैं और मेरे पार्टनर ने मिलके लिस्ट सॉफ्टवेयर को लिया था 2022 में, तब हम लोग 62-63 एम्प्लॉयज थे। आज के दिन में हम लोग 95 हो गए हैं और हम सोच रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं और सर्विसेज भी इम्प्रूव करना है, तो हम 150 लोग होंगे बहुत जल्द। इसके लिए हमें बहुत बड़ा ऑफिस चाहिए, जो हमने अभी ऑफिस लिया है और वो सारे ऐसे वर्क फोर्स को अकोमोडेट करे, तो हमें वो अच्छा रहेगा। इसके चलते हमने एक नया ऑफिस बनाया है। इसके अलावा भी हमारे जो वर्क फोर्स है ये बढ़ेगा, नए बड़े टीम्स बनेंगे और इन सभी को मिला के यही है कि हम अच्छा सा सर्विस आपको दे पाए और जहाँ कहीं पे भी हम लोग नया प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हैं वो हम अपनी तरफ से बनाएं, कोल्हापुर में रहे, सांगली में रहे और जब जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ रहे और आपके साथ रहे और आपके साथ आगे बढ़े। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि हम जुलाई 1 से, लगभग ये तय हो चुका है, जुलाई 1 से हम लोग कोल्हापुर से ऑपरेट करना शुरू करेंगे। ये था मेरी तरफ से सबसे बड़ा और सबसे खुश वाली फर्स्ट अपडेट। आगे बढ़ते हैं, बाकी कुछ अलग अपडेट जो हैं अलग अलग एरियाज में जो हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहले वो अपडेट जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है वो है कि कस्टमर डिलाइट जो आपको मिलने वाला है। तो पिछले महीने और पिछले 2-3 महीने से हम लोग बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप और लिस्ट वैलिडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किए हैं और जो कस्टमर्स बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुकअप फैसिलिटी लेना चाहते हैं वो हमारा प्रोडक्ट लगभग 5-6 बैंकों में ऑलरेडी चल रहा है प्रोडक्शन में। बहुत सारे बैंकों में हमने यूएटी में भी लगा दिया है। तो जो बैंक्स BANL के रिलेटेड कंप्लायंस बनाना चाहते हैं तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे सेल्स टीम से आप बात करो और BANL का जो फैसिलिटी है वो आप तक पहुंच सकती है। तो वो रेडी है और हमने इसको डिप्लॉयमेंट करना भी शुरू कर दिया है, बहुत सारे बैंक्स इसको यूज करना भी शुरू किए। दूसरा मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हमारी पिछले 2, 2.5 या 3 साल की मेहनत है, फाइनली हमें फिर से एक थोड़ा सा ऐसा विजय मिल गया है कि हम मर्चेंट क्यूआर को क्रेडिट सोसाइटी तक पहुंचा पाए। हालांकि ये बहुत जल्द है कि हमने अभी लाइव गए, अभी 1 या 2 हफ्ते ही हुए हैं
और इसलिए हम लोग इसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बट ये है कि हम एक क्रेडिट सोसाइटी को मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन दे पाए, और मैं चाहूँगा सारे हमारे सोसाइटीज़ के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए ये है कि अगर आपको मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन चाहिए तो हम आपको आज के दिन में दे सकते हैं। इसके कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जो हम वैलिडेट करेंगे, और इसके चलते हम सारे सोसाइटीज़ को मर्चेंट क्यूआर का फैसिलिटी जो हमें देना था, बहुत बार हमने देने की कोशिश भी की, शुरू भी हुए और फेल भी हो गए। तो अभी मुझे यकीन है कि जो हमने सोल्यूशन इस बार बनाया है ये चलेगा और आपके लिए भी बहुत मददगार होगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन हमारी तरफ से हमने रेडी बना दी है, और मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लो, और अगर इसकी ज़रूरत है तो आपका एडिशनल चैनल आप ओपन करना चाहते हैं, आपके मर्चेंट्स को ज़्यादा फैसिलिटी देना चाहते हैं, तो ये बढ़िया सा सोल्यूशन है जो हम आपको करके देंगे। इसके अलावा हमारा पिछले पूरे साल का मेहनत है इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल, जिसका पायलट हम 2-3 बैंकों में चला रहे हैं, और मुझे खुशी है कि वो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल हमारी तरफ से फ्यूचरिस्टिक मॉड्यूल है। हमारे सारे बैंक्स आगे चल के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करेंगे, तो ये सारा आसानी से आप बैंक के लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे कैसे कर सकते हो, ये सारा इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल से हो सकता है। तो ये मॉड्यूल हमने पिछले 2 महीने पहले हमने इसको लॉन्च किया था। आज के दिन में वो बहुत बढ़िया चल रहा है कुछ बैंकों में पायलट की तरह। इसके अलावा हमारे जो कस्टोडियन यूजर जो हैं ये जानते हैं कि एक सीईओ डैशबोर्ड है, और उसमें बहुत ज़्यादा दिनों से हम लोगों ने अपडेट नहीं किया था। अभी हमारे लिए खुशी की बात है कि हम सीईओ डैशबोर्ड में बहुत बड़ा चेंजेस हम लेके आ रहे हैं। तो चाहे वो सीईओ हो, ब्रांच मैनेजर्स हो, उनका एक्सेस और उनके जो डेटा उनको जो दिखेगा वो और बहुत बढ़िया वाला दिखेगा। तो वो क्या है और कैसे है इसके बारे में हम आगे का संवाद में भी आपको ज़्यादा डिटेल्स देंगे। फिलहाल के लिए वर्क इन प्रोग्रेस है, और हम सोच रहे हैं कि ये अगले महीने में हम काम खत्म करके आप तक पहुंचाएं। पिछले महीने का हाईलाइट था कि हम बहुत जल्द फॉर्म 121 का जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आया था फाइनेंस मिनिस्ट्री से, इसको हम कर पाएं, और मुझे खुशी है कि लगभग 45 प्लस बैंक्स अभी फॉर्म 121 लॉन्च कर दिए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कस्टमर के डिलाइट्स में थे। इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे और ज़्यादा प्रेजेंस होने की कोशिश करेंगे। हम और ज़्यादा अपने आप को सोशल मीडिया में रहने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल्स है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, या कोई भी सोशल मीडिया हो, उसको सब्सक्राइब करें, और वहाँ से आप हमारे लिस्ट में क्या हो रहा है, क्या नया चल रहा है, आपके लिए क्या नया रहेगा, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। पिछले महीने हमारे लिए सोशल मीडिया एंगेजमेंट भी अच्छा था। हम लगभग 10 नए पोस्ट्स हमने सोशल मीडिया पे की थी, और हमें सोशल मीडिया का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करना है। मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हम बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग अच्छे हैं, जो काबिल हैं और हमारे काम आ सकते हैं, तो हम लोगों को हायर भी कर रहे हैं। तो हमारी हायरिंग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया से चलती है। अगर आपके नेटवर्क में कोई है जिसको लगता है कि लिस्ट ज्वाइन करना है और लिस्ट को रेफर करना है, चाहे वो कंप्लायंस के मामले में हो, डेवलपमेंट के मामले में हो, नए टेक्नोलॉजी के मामले में हो, तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप उनका रेफरेंस हमें दीजिए। आप कोई भी सोशल मीडिया में हमें टैग कर सकते हैं, हमें ईमेल भेज सकते हैं, और हमें लोगों की ज़रूरत है तो हम लोगों को लेंगे। हम कोल्हापुर में है, सांगली में है, अभी आगे चल के बॉम्बे में होंगे, दिल्ली में होंगे, मतलब बैंगलोर में होंगे। तो जो लोग हमें काम करने में आसानी करेंगे और जो जिन लोगों का एक्सपीरियंस हम लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमें रेफर कर सकते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से फॉर्म 121 जो मैंने बताया अभी बहुत स्टेबलाइज हो गया है, और बहुत सारे बैंक इसको उपयोग करना शुरू कर दी है, और हम लोग बाकी सभी बैंकों में भी जो भी बचे हैं उनको भी ये देने की कोशिश करेंगे। मर्चेंट क्यूआर के बारे में भी मैंने बात की है। उसके लिए जो कस्टोडियन में अपडेट्स थे वो पिछले महीने हमने की, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम लोग इसको एक हमारे प्रोडक्ट वेंडर से इंटीग्रेट करके हम लोग इसको आप तक पहुंचा पाए।
इसके अलावा जो साइबर सिक्योरिटी के इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ले रहा है, साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर जो I4C बोलते हैं, उन्होंने कुछ गाइडलाइन इशू किया था कि जब साइबर फ्रॉड हो जाएगा तो वो अभी बैंकों के साथ टेक्निकली इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए जो कस्टोडियन की तरफ से और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मॉड्यूल की तरफ से जो लगता है, ये दोनों हमने बनाया है। और हमारे लिए ये अच्छी है कि हम कुछ बैंकों के साथ इसको यूएटी में भी लगाए हैं। तो I4C का जो कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स हैं कि अगर कुछ फ्रॉड होता है और आपके बैंक उसमें वो जो आप बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, अगर उनमें से कोई बैंक फ्रॉड के विक्टिम्स है या कोई इन्वॉल्व है, तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जो I4C का गाइडलाइन बोलता है। तो हम लोग वो रेडी हैं, आप हमारे फील्ड टीम से बात करो तो उसका बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी कुछ अलग तरीके का काम हम कर रहे हैं, उसमें से पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क। हमारे कुछ कस्टमर बैंक्स हैं जो कुछ कियोस्क लेके आए हैं और अपने ब्रांच में लगाते हैं, हेड ऑफिस में लगाते हैं, जिसके चलते पासबुक प्रिंटिंग के लिए एक क्यू में खड़ा होके आपके कस्टमर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आएंगे अपने आप और कियोस्क रहेगा, उसमें अपना डिटेल्स एंटर करेंगे और अपनी पासबुक को खुद प्रिंट करवा के ले जा सकते हैं। तो वैसे वाला सोल्यूशन एक बैंक ने लिया था, उसके लिए हमने हमारी तरफ से जो टेक्निकल काम जो होता है उसको भी हमने करके ख़त्म किया है। उसके अलावा भी CRAR जो क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए लगता है, इसके ऊपर भी काम हुआ है पिछले महीने। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो हमारे नया टेक्नोलॉजी नया प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, उसमें QR मर्चेंट का काम जो होता है वो हमने किया था। इसके अलावा भी BANL और I4C का भी जो मॉड्यूल्स हमें बनाने थे वो हमने बना दी है। और पिछले 2 महीने से, पिछले 2 संवादों से मैं बता रहा हूँ आपको कि हमने हमारी मोबाइल ऐप को पूरा अलग तरीके से, नया तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है। अगर आप नए मोबाइल ऐप को आपने नहीं देखा है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को देखो। हमने अभी उसको बहुत वर्ल्ड क्लास बना दिया है। अभी वो iOS पे भी चलेगा, एंड्रॉयड पे भी चलेगा। तो जो बैंक और सोसाइटीज अपना मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन चैनल शुरू करना चाहते हैं और एक बहुत बढ़िया आपके बैंक के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से वाइट लेबल किया गया मोबाइल ऐप अगर आपको लॉन्च करना है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए। हमें बहुत खुशी होगी कि हमारे कस्टमर्स हमारे मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे और उसके लिए जो परमिशन लगता है वो आप अगर आपके पास है तो हम आपको बहुत बढ़िया सा मोबाइल ऐप दे सकते हैं। जिसके लिए जो काम था वो हमने कर लिया है। लगभग नया जो मोबाइल ऐप है 2-3 बैंकों में चलना भी शुरू हो गया है। इसके अलावा भी जो नया फीचर है, जो फैमिली अकाउंट और कॉर्पोरेट अकाउंट के जो फंक्शनैलिटीज़ है हमने कर ली है और वो आपको MTech मॉड्यूल में भी दिखेंगे, मोबाइल ऐप में भी दिखेंगे और कस्टोडियन में भी दिखेंगे। जो लास्ट पॉइंट है नियमित्रा मैं पिछले 2-3 संवादों में से इसके जिक्र कर चुका हूँ। ये हमारे लिए बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम आपके कंप्लायंस स्पेस को ऑटोमेट करके दे दें। आज का विषय भी कंप्लायंस के ऊपर ही है, तो हम बहुत ज़्यादा कंप्लायंस के बारे में बात करेंगे और इसको जितना आसान हम बना सकते हैं ये हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से। नियमित्रा हमारा वही प्रोडक्ट होने वाला है। हो सकता है कि मैं अगले संवाद में नियमित्रा लॉन्च भी कर दूं। तो नियमित्रा हमारी तरफ से वो प्रोडक्ट है जो आपको कंप्लायंस करने में, कंप्लायंस कितना है आपका ये दिखाने में, CEO कैसे देख पाएंगे, EDP कैसे देख पाएंगे, कोई और कैसे बैंक में देख पाएंगे और सोसाइटी में देख पाएंगे, आपको कौन कौन से कंप्लायंस के रूल लगेंगे, DPDP कितना लगेगा, आपका कितना हुआ है, ये सारे चीज आप इस प्रोडक्ट के थ्रू देख सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके हमने बना रहे हैं। इसमें आप जाके कोई भी आपका क्वेश्चन हो रेगुलेटरी रिलेटेड वो आप पूछ सकते हैं, वो बता देगा उसको। और एक ऑडिटेबल चेकलिस्ट बना सकते हैं और वो चेकलिस्ट बनाने के बाद बैंक में चला सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम नियमित्रा में कर रहे हैं। तो नियमित्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी दूंगा। लगभग हमारा नियमित्रा का जो बनाने का जो मैटर है वो हुआ है। क्लाउड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्लाउड में इसलिए इंटरेस्टेड है। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बैंकिंग के ऊपर फोकस करना है, ज़्यादा लोन्स देने हैं,
ज़्यादा रिकवरी करना है, नया अकाउंट्स खोलने हैं और उस पर आपका फोकस होना चाहिए। सर्वर चालू है, नेटवर्क चालू है, इसका ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं लेना है। तो मैं उन सभी सोसाइटीज़ और बैंकों को बोलूँगा कि आप क्लाउड पे आ जाओ, क्योंकि हमारे पास जो क्लाउड है उसमें लगभग 40 हमारे कस्टमर्स वहीं से चलते हैं और ये कॉमन कम्युनिटी क्लाउड रहेगा जिसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। तो क्लाउड हमारे लिए फोकस एरिया रहेगा, आगे चल के भी रहेगा, आपके लिए भी होना चाहिए। तो पिछले महीने हमने एक और नए कस्टमर को क्लाउड पे लेके आए और क्लाउड पे जो बहुत सारे हमारे कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स होते हैं उसमें एक और होता है कि हमारा जो भी डेटाबेसेस है इसको अपग्रेड करके रखना। तो ओरेकल डेटाबेस अपग्रेडेशन कोई ऑन प्रेमाइस हो या ऑन क्लाउड हो, उस पर हमने किया था। और इसके अलावा भी हम क्लाउड में जितने दिक्कतें आती हैं उसको हम आगे चल के उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले महीने हमने एक ऐसा यूटिलिटी बनाया जिसके चलते जितनी ऐप्स मतलब एप्लीकेशंस हम क्लाउड में जो चलते हैं इसको और बेहतर से मॉनिटर कर पाएं। अगर वो एप्लीकेशन बहुत क्रिटिकल है और हो सकता है कि वो एप्लीकेशन चल नहीं रही हो तो आपको एनपीसीआई कोई और पेनल्टी भी लगा सकता है, वो ना हो उसके लिए जो मॉनिटरिंग चाहिए वो हमने कर ली है। अभी वो ट्रायल मोड में चल रहा है और हो जाएगा वो। अगर वो होने के बाद हमें और थोड़ा आसानी रहेगी, आपको आसानी रहेगी कि हमारे एप्लीकेशन मॉनिटरिंग और बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा भी प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट, डेटा लॉस प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोडक्ट्स हमने 2-3 महीने पहले लॉन्च किया था वो बढ़िया सा चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स इनका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई बैंक या सोसाइटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिलेटेड या आरबीआई रिलेटेड ऑडिट करवा रहा है उसको सपोर्ट देना। हालांकि ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है हमारे लिए, बट हम ये सपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। जिन बैंकों को, जिन सोसाइटीज़ को थर्ड पार्टी ऑडिटर से, इंटरनल ऑडिटर से, एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट करवानी होती है, कुछ कंप्लायंस के मैटर निकल के आते हैं, उनको कंप्लायंट बना के देना, प्लान देना, एक अंडरटेकिंग देना, ये सारा हम करते हैं जो क्लाउड में भी चल रहा है। आखिरी एरिया है जो पिछले महीने के रिलेटेड मैं अपडेट देना चाहूँगा वो होगा सपोर्ट। और हमने फॉर्म 121 का रोल आउट तेज़ी से कर दिया है और जैसे मैंने बताया 45+ बैंक्स में वो चल रहा है। उसके बाद जो नया सीपीएस का रोल आउट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम एक बैंक हमारा, एक सोसाइटी हमारी दूसरे एक और सोसाइटी के साथ एक्वायर कर लिया है तो उसके लिए नया सीबीएस बना के हम लोग उनको दे रहे हैं। और इसके अलावा भी जो स्टेबल वर्जन हमारा है 25.4.1.6 इसका रोल आउट हमारा चालू है। तो ये सारे काम और बहुत सारे काम हम पिछले महीने बनाते रहे और ये है क्विक अपडेट। मैं आगे बढ़ूंगा और हर बार की तरह मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी पॉइंट का किसी भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए। जैसे जैसे लोग क्वेश्चंस पूछते जाएंगे आज के विषय के बारे में या मेरे अपडेट्स के बारे में, हम उनको अंत में उसका उत्तर देते जाएंगे। तो अगले महीने में आप हमसे क्या उम्मीद रख सकते हैं मैं बता दूं जल्दी से। तो मर्चेंट क्यूआर के बारे में जो मैंने बताया, मैं आशा करता हूं कि हमारा मर्चेंट क्यूआर सोल्यूशन बहुत बढ़िया तरीके से चले सोसाइटीज के लिए और बहुत सारे हमारे सोसाइटीज मर्चेंट क्यूआर का सोल्यूशन हमसे ले और इससे हमारी सोसाइटीज की बिजनेस भी बढ़ेगा और उनका हमारा भी अच्छा रहेगा कि हमने एक ऐसे कुछ सोल्यूशन हम उनको बना के दिए। बाकी सभी कंप्लायंस के रिलेटेड मैटर्स हैं, चाहे वो I4C हो, BANL हो, ये सारा हम लोग रेडी हैं और हम रोल आउट कर रहे हैं। मैंने बताया था पिछले बार भी कि हम AI के ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। इसका बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अगले संवाद में मैं आप तक को दूंगा कि लिस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या उपयोग हम ले रहे हैं और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अगले संवाद में। क्लाउडिफिकेशन हमारा चलता रहेगा और मेरा फिर से आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सोशल मीडिया से आप जुड़े रहिए। हमें अच्छा रहेगा कि हमारे बहुत सारे कस्टमर्स उधर से हमारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो ऑफिशियल रहेगा, वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहेगा जो भी हम लोग अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। तो चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, ये सभी सोशल मीडिया पे हम लोग प्रेजेंट है और हम लोग अपना डिटेल्स वहाँ पोस्ट करते रहते हैं। तो जाते जाते मेरी तरफ से एक आखिरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आपको दिक्कतें जब आएंगी तो हमने जो FIR बनाया है
उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप हमारे FIR के प्रोग्राम या यूटिलिटी को यूज़ करोगे तो आपको आपकी दिक्कत बताने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपकी दिक्कत समझने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप सभी लोग अपनी इश्यूज रिपोर्ट करने के लिए FIR का उपयोग करें। ये थे मेरे पिछले महीने का और आगे वाले महीने का जो अपडेट्स जो मैं हर संवाद में देता हूं। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना टाइम निकाल कर हमें ये संवाद में जुड़े। अभी मैं अमोल आहिरे सर को इनवाइट करूंगा। वो आज के कीनोट स्पीकर हैं और वो आगे चल के हमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बात करने वाले हैं। मैं अभी आप सभी से यही बात बोलूंगा कि वो उस विषय को जानने की कोशिश करो। बहुत आपको भी ज़रूरत पड़ेगी जो आज के दिन के डिजिटल डेटा और डिजिटल डेटा मैनेजमेंट का जो मैटर है, इसके ऊपर जो RBI ने 2023 में जो गाइडलाइन निकाली है, इसका क्या है और कैसे होने वाला है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देंगे। ये आशा करते हुए कि ये बहुत उपयोगी होगा आपको, यही बोलते हुए मैं आपको और एक बार धन्यवाद बोलता हूँ। नाउ आई एम इनवाइटिंग अमोल आहिरे सर फॉर rendering his part of the speech. Okay, so thank you. Over to you, Amol ji. आप म्यूट पे है सर। Okay, thank you, sir. Thank you very much, and thanks for giving such a nice, great opportunity to connect with your customers. Okay, so as you mentioned, आपने जो mention किया important topic है, urgency mode पे आया हुआ है। पहले था कि करना है, now it's turned into the must, अभी करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मार्केट में रूमर्स है, उसके बारे में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन जा रही है। अभी भी बैंक्स को लग रहा है कि RBI का कुछ है। ठीक है, तो ये RBI का रिक्वायरमेंट है या एक लीगल एक्ट का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये एक्ट क्यों आया है, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है इंडियन सिटीजन को, एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारा ऑब्लिगेशन क्या होगा। ठीक है, इसको टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की जर्नी कैसे होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, लेट मी प्रेजेंट सेकंड। A screen is visible. We can see your screen. Yeah. ओके, सो सब्जेक्ट अगर आप देखोगे, DPDP एक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन कोऑपरेटिव बैंक, प्रैक्टिकल अप्रोच पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये क्या एक्ट क्यों आया है, बहुत सारे आपने न्यूज पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर पे पढ़ा होगा, किसी ने आपको बताया भी होगा और कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप सब लोग मुझे जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हैं कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग ऑडिटिंग में है, बट इसके अलावा हम लोग 2016 से प्राइवेसी में काम करते हैं। अभी तक हमने 600-700 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं प्राइवेसी के। ठीक है, आप बोलोगे DPDP तो अभी आया है, ये प्राइवेसी कहाँ से है, उसका भी स्टोरी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी प्राइवेसी जर्नी है, 2016 से स्टार्ट किया, अभी 2026 में है। 10 इयर्स का प्राइवेसी एक्सपीरियंस हम लोग कैरी करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सपर्टीज है। ठीक है, नाउ बैक टू द एक्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एक्ट इस वर्ड पे। ठीक है, जो आप लोग अभी भी ये कर रहे हो कि एक्ट है या RBI का रिक्वायरमेंट है, ये करना है नहीं करना है, बहुत सारे बैंक्स बोल रहे हैं हमें तो किसी ने बताया नहीं। अभी भी इसको आप साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क के साथ कंपेयर मत करो। जैसे साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था कि अगर लेवल 1 हो तो ये करना है, लेवल 2 में ये करना है, लेवल 3 में ये करना है। दिस इज एक्ट। इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्सनल डेटा डिजिटल फॉर्म में ले रहा है, उन सब के लिए एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जब ये एक्ट 2023 में पास हुआ, ठीक है, इसके रूल्स सेट हो गए लास्ट ईयर। ओके, नाउ इसकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, नवंबर 2026, ये आने वाले 4-5 महीने में इसका फर्स्ट फेज हमें कंप्लीट करना है। दैट इज एंटायर गैप असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंट मैनेजमेंट।
ठीक है। तो आपको कंसेंट मैनेजमेंट का मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए, कंसेंट मैनेजर होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द कंसेंट, ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। ये एक्ट है, आप जो भी पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके एम्प्लॉयज की एंड आपके कस्टमर की जो कलेक्ट करते हो, स्टोर करते हो, उस सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। नाउ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन में फर्क ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन एज अ इंडियन सिटीजन जो पब्लिकली अवेलेबल है, बट आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, आपका फोन नंबर, आपका घर का एड्रेस, राइट, ये चीजें जो आपकी पर्सनल है बट पब्लिकली अवेलेबल है, और ये इंफॉर्मेशन अगर लीक हो जाती है तो एज ए इंडियन सिटीजन एंड डीपीडीपी एक्ट के लैंग्वेज में एज ए डेटा प्रिंसिपल आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा, बट ज्यादा नहीं होगा। बट जो इंफॉर्मेशन आपकी लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिबिल रिपोर्ट, हेल्थ रिपोर्ट, ये इंफॉर्मेशन अगर आपकी लीक हो जाती है, इसका अगर मिसयूज हो जाता है, तो एज ए इंडियन सिटीजन, एज अ डेटा प्रिंसिपल आपके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें आपके बारे में बहुत सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब आपको लगता होगा अभी इसकी क्या जरूरत थी, ठीक है। तो इसका पहला हिस्ट्री बताता हूँ। ये एक्ट लाइक अदर एक्ट एक कंट्री ने लागू किया, इम्प्लीमेंट किया, सक्सेसफुल हुआ, बाकी कंट्रीज को भी लगा कि हाँ इस एक्ट में अच्छा एक्ट है, इसको हम लोग भी लागू कर सकते हैं और हमारे कंट्री को भी बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है यूरोप से। अगर आपके कोई फ्रेंड, रिलेटिव्स कोई भी यूरोप में रहता है, तो उनको पूछो कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं यूरोप में, ठीक है, वो आपसे बात करते हैं क्या, आपको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं क्या, आपके साथ खाना खाने आते हैं क्या, तो वो बोलेंगे नहीं। यूरोपियन, आवाज आ रही है? आवाज मत, यूरोपियन लोगों का नेचर ऐसा है कि उनको अपने बारे में किसी से भी बात करना, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी डिस्क्लोज करना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या हुआ, जैसे दुनिया डिजिटलाइज हो गई, तो यूरोपियन सिटीजन ने अपने गवर्नमेंट से बोला कि हमारी इंफॉर्मेशन, जैसे डिजिटलाइज हो गया तो इनको कॉल आना चालू हुआ, मार्केटिंग के ईमेल्स आना चालू हुआ, मैसेज आना चालू हुआ, तो इन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि कोई एक्ट बनाओ, हमारी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। जिस काम के लिए उन्होंने हमारी इंफॉर्मेशन ली, उस काम के लिए उन्होंने यूज करनी चाहिए। हमें हमारी इंफॉर्मेशन का क्या यूज हो रहा है इसका राइट होना चाहिए चेक करने का। हमारी इंफॉर्मेशन हम चाहेंगे तब डिलीट करना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट उन्होंने एक एक्ट में कन्वर्ट कर दी, उसका नाम था जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये आया था 2016 में, इंट्रोड्यूस हुआ था 2018 में, इसका इसको लागू किया गया था दिसंबर 2018 से, ठीक है। 2016 से 2018 तक इनको 2 साल का पीरियड दिया गया था, और उसमें पूरे यूरोप की जितनी भी कंपनीज है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सबको ये करना पड़ा, ठीक है। और उसमें भी हम लोग कम से कम, मैंने खुद 20-25 कंपनी का 2016 में जीडीपीआर का इम्प्लीमेंटेशन किया था। और ये जैसे इसका सक्सेस का इसका रिजल्ट आया, तो यूएस ने इसको एक्सेप्ट किया, कनाडा ने किया, सिंगापुर ने किया, चाइना ने किया, और उसी टाइम पे 2016 में ही इसकी बात चालू हो गई इंडिया में, ठीक है। बहुत सारे प्राइवेसी कंसल्टेंट जमा हुए, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हमारे कंट्री में भी ये एक्ट होना चाहिए। और इसके पहले भी इसकी जरूरत पड़ने लगी थी, क्योंकि बहुत सारा इंडियन सिटीजन का डेटा मार्केट्स में स्प्रेड हो रहा था, सेल किया जा रहा था, कंट्री के बाहर जा रहा था। तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि इसकी हमें भी जरूरत है, ठीक है। तो नाउ डीपीडीपी एक्ट क्या करता है, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क इसने बना दिया, ठीक है। इसके पहले हमारे पास कुछ भी नहीं था, ठीक है, उसका जर्नी में हम लोग देखेंगे। नाउ दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्लोबल स्टैंडर्ड लाइक द जीडीपीआर, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा फोकस है राइट ऑफ इंडिविजुअल, मींस अपने जो भी डेटा प्रिंसिपल इंडियन सिटीजन है उनके राइट के ऊपर इसका फोकस किया गया है। और बिजनेस के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, बिजनेस मतलब जो भी इंडियन सिटीजन का डेटा कलेक्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, उनके ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर इस एक्ट में फोकस किया गया है। ये इंडिया का प्राइमरी एंड फर्स्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है,
ठीक है। ये डिजिटल पर्सनल डेटा को ही गवर्न करता है। ये अप्लाइज है डेटा फिड्यूशियरी एंड डेटा प्रोसेसर। अगेन व्हाट इज अ डेटा फिड्यूशियरी, डेटा प्रोसेसर, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। इसका सबसे ज्यादा फोकस है कंसेंट, मतलब क्या, विदाउट परमिशन अगर आप किसी का भी डेटा ले रहे हो तो दैट इज अ बिगेस्ट क्राइम इन डीपीडीपी। और उसके बाद भी आपने जिस पर्पस के लिए ये डेटा लिया है उसी पर्पस के लिए आपको यूज करना है, उसको बोलते हैं लॉफुल प्रोसेसिंग। ठीक है। इसका एनफोर्समेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोर्ड पे। ठीक है। और ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है डेटा प्रिंसिपल, मींस सिंपल लैंग्वेज में इंडियन सिटीजन के राइट्स को। ठीक है। पर्पस मैंने बता दिया, लीगल फ्रेमवर्क सेट कर रहा है, लॉफुल एंड ट्रांसफर प्रोसेसिंग। लॉफुल एंड ट्रांसफर प्रोसेसिंग मतलब क्या, कि आपको अगर जरूरत है तभी आप डेटा कलेक्ट करो, जिस पर्पस के लिए उसी पर्पस के लिए डेटा यूज करो। और ट्रांसपेरेंट प्रोसेसिंग मतलब क्या, जिसका भी डेटा आप ले रहे हो लाइक इंडियन सिटीजन का, तो उनको पूरी ट्रांसपेरेंसी आपको देनी है कि आप क्यों डेटा ले रहे हो, उसका क्या यूज करोगे, कहाँ पे रखोगे, कब तक रखोगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको आपके कस्टमर को देनी है। ठीक है। नाउ इंडिया को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? वाइड स्प्रेड ऑफ डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस आपने देखा होगा, कोई कंट्रोल नहीं, फ्री फ्लो डेटा इंडिया में भी घूम के बाहर भी जा रहा है। ठीक है। डिजिटल ग्रोथ इंडिया की बढ़ गई और इसके लिए प्राइवेसी सेफगार्ड की जरूरत थी। और जो इंडियन सिटीजन जिसका डेटा आप ले रहे हो उसके राइट, उनको राइट होना चाहिए उनके डेटा के साथ क्या हो रहा है, ये जरूरत से डीपीडीपी एक्ट का निर्माण हुआ है और इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी आपको करना है। ठीक है। नाउ किसको एप्लीकेबल है? जो पहला क्वेश्चन था, हमें है हमें नहीं है, सबको एप्लीकेबल है। सब ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, बैंक हो, ठीक है, प्राइवेट ऑफिस हो। बट इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें गवर्नमेंट कुछ एजेंसीज है जैसे सीबीआई हो गया, ईडी हो गए, और कुछ गवर्नमेंट के एरिया से उनको उन्होंने कुछ कंडीशन पे एग्जेम्पशन दिया है, क्योंकि उनके पास बहुत सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है अभी तक। उसके बाद हो सकता है कि उनको भी लिया जाएगा इस एक्ट के अंदर। ठीक है। और ये एप्लीकेबल डेटा फिड्यूशियरी, डेटा प्रोसेसर के लिए। ठीक है। किसके लिए, किसको एप्लीकेबल है आपको समझ में, एनी एंटिटी। और किस डेटा को एप्लीकेबल है, ओनली डिजिटल फॉर्म में जो भी डेटा है, कागज पे डेटा लिखा है, नॉट एप्लीकेबल टू दैट कागज वाला डेटा। एप्लीकेबल टू अगर वो कागज अपने स्कैन करके कंप्यूटर पे लिया है, तो नाउ दैट फिजिकल रिकॉर्ड बिकम्स द डिजिटल रिकॉर्ड, तो सारे डिजिटल डेटा को ये एप्लीकेबल है। ऑनलाइन सिस्टम, एप्लीकेशंस, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस डेटा इन इंडिया, प्लस कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के बाहर से अगर डेटा प्रोसेस कर रहा है तो उसको भी एप्लीकेबल है। और एवरी इंडिविजुअल जो है उनको एप्लीकेबल है। ठीक है। नाउ ओके, नाउ मेन जिसको हम लोग डेफिनेशन और टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशियरी, डेटा प्रोसेसर। ठीक है। डेटा प्रिंसिपल मतलब इंडियन सिटीजन जिसका डेटा हम लोग लेते हैं, स्टोर करते हैं। अभी नाउ आप सब बैंक के बैकग्राउंड से हो, तो आपका जो बैंकिंग का कस्टमर है जिसका आप जो भी डेटा लेते हो, ठीक है, आप आधार लेते हो, पैन लेते हो, उनका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट होगा, आपका उनका लाइट बिल होगा, 7 बार जो भी इंफॉर्मेशन आप जिससे लेते हो उसको बोला जाता है डेटा प्रिंसिपल। हमारे लैंग्वेज में बैंक के सिंपल डेटा, अपना जो बैंकिंग कस्टमर है दैट इज अ डेटा प्रिंसिपल फॉर यू। डेटा फिड्यूशियरी, डेटा फिड्यूशियरी मींस जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो आपके लैंग्वेज में या आपके टर्मिनोलॉजी में बैंक इज अ डेटा फिड्यूशियरी। ठीक है। जो डेटा ले रही है और डेटा स्टोर कर रही है, डेटा प्रोसेस कर रही है। नाउ डेटा प्रोसेसर, डेटा प्रोसेसर मतलब जो डेटा फिड्यूशियरी के बिहाफ में काम करता है, और अपने सिंपल लैंग्वेज में आपका आईटी सर्विस प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर, आपके आईटी के वेंडर्स। ठीक है। जिसको आप डेटा प्रोसेस करने के लिए देते हो, स्टोर करने के लिए देता हो, या कंप्यूटिंग कुछ एक्टिविटी करने के लिए देते हो। ठीक है। सिंपल, बैंक मतलब डेटा फिड्यूशियरी, बैंक का कस्टमर मतलब डेटा प्रिंसिपल, और आपके आईटी सर्विस प्रोवाइडर मींस डेटा प्रोसेसर। ठीक
ठीक है, क्लियर? कुछ किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? अभी तक मेरा आवाज क्लियर है? पीपीटी क्लियर है? हेलो? हाँ, yes, yes. I think Amol ji, we can hear you and see your PPT very clearly. Okay. It's all good. ओके, नाउ व्हाट इज अ पर्सनल डेटा? जो मैंने आपको बताया, जो डेटा आपके एज ए इंडियन सिटीजन का डेटा, जिससे इंडियन सिटीजन आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर आप मेरा नाम अमोल आहेर गूगल पे डालोगे तो बहुत सारे अमोल आहेर आपको दिखेंगे, बट आपने अगर उसके सामने कुछ स्पेसिफिक डाला और उससे अगर मैं आइडेंटिफाई हो जाता हूँ एज अमोल आहेर, तो उसको बोला जाता है पर्सनल डेटा। जो मैंने बोला कि नॉर्मल पर्सनल डेटा में आता है आपका नेम, सरनेम, एड्रेस, फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। सेंसिटिव में आता है आधार, पैन, क्रेडिट कार्ड, सिबिल, हेल्थ रिपोर्ट, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो अगर लीक हो जाती है तो एज ए इंडिविजुअल आपके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। ये डेफिनेशन है पर्सनल एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा की, ठीक है। नाउ नीड फॉर डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जैसे हमने बताया रैपिड ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, डेटा ब्रीचेस बढ़ रहे हैं, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क अभी तक कोई नहीं था, इसके लिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी, और प्रोटेक्ट सिटीजन प्राइवेसी, ठीक है। ग्लोबल इवोल्यूशन अगर आप देखोगे, जर्मनी ने इसको 1970 में फर्स्ट उन्होंने डेटा प्राइवेसी पे एक लॉ बनाया, यूरोप ने इसको रिकॉग्नाइज किया और जीडीपीआर बिकेम ग्लोबल स्टैंडर्ड इन 2018, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। नाउ इंडिया इन्फ्लुएंस विद जीडीपीआर एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड द डेटा प्राइवेसी, ठीक है। लीगल अभी अभी तक हमारे पास क्या था, ठीक है। हम लोग जो बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं गवर्नमेंट ने कुछ करना चाहिए, ये डेटा पे किसका कंट्रोल है, हमारा डेटा चोरी हो रहा है, कौन हमारा डेटा ले रहा है, कहाँ पे यूज करे, किसी को पता नहीं था। कोई भी ऐप भी मोबाइल का हम लोग डाउनलोड करते थे तो 10-12 परमिशन देते थे, पता नहीं हम लोग क्यों परमिशन देते थे, पता नहीं उनको क्यों लगता था, और उसका क्या यूज करते किसी को पता नहीं था, ठीक है। तो हमारे पास था आईटी एक्ट 2000, ठीक है। वो था ओनली डेटा प्रोटेक्शन के लिए, डेटा सिक्योरिटी बोल सकते हो आप उसको, उसका कोई यूज नहीं था, उसमें बहुत सारे आउटडेटेड प्रोविजन थे, लिमिटेड स्कोप था। 2007 जैसे मैंने बताया 2016 वहां पे लागू गया जीडीपीआर, तो इंडिया को भी लगा कि हमारे पास कुछ होना चाहिए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारा भी प्राइवेसी फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में कुछ होना चाहिए, और उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया, और ये 2023 में पास हो गया। उसको एक्ट का नाम है डीपीडीपी एक्ट 2023, ठीक है। तो ये जर्नी है अभी तक की। एग्जाम्पशन, किसको एग्जाम्पशन है? तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट्स, कुछ एजेंसी, इनको एग्जाम्पशन दिया हुआ है अंडर प्रोविजंस, स्पेशल प्रोविजन के अंडर दिया। एनफोर्समेंट, लीगल प्रोसीडिंग के लिए एग्जाम्पशन है, कुछ इन्वेस्टिगेशन है, मिलिट्री है, इन लोगों को और इस डिपार्टमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया है। उसका पर्पस है कि उनको जो राइट है, उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो नेशन के फेवर में चाहिए, तो इसलिए उनको अभी एग्जाम्प्ट किया है। बट जीडीपीआर और बाकी बाकी जितने भी कंट्री के एक्ट है उसमें किसी को भी एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है। पेनल्टी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप करता हूँ, थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। आपको क्या लगता है, आपने क्या सुना इस पेनल्टी के बारे में? किसी कुछ आइडिया है क्या पेनल्टी है? अगर नहीं हम लोग फॉलो करते हैं तो अनम्यूट करके आप नाम बता के बात कर सकते हो। कुछ आइडिया है इस पेनल्टी के बारे में? बहुत सारे लोगों ने आपको डराया होगा अभी तक, 6-7 महीने में, 1 साल में, तो बहुत लोगों ने डराया आपको पेनल्टी पेनल्टी। क्या आपको पता है कितना पेनल्टी है इस पे? कोई बता सकता है? किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? हेलो? अगर किसी को कुछ आइडिया है तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पेनल्टी आपको पता है कितना है? I'm going to share it screen. तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अप टू 250, अप टू 200, अप टू 200, अप टू 150, अप टू 50 CR, अप टू 10,000, तो सिंपल है। इस पे एक वर्ड है जो हाईलाइट किया हुआ है, अप टू, ठीक है। जीडीपीआर में वैसा ना 2 मिलियन टू 2 मिलियन टू 40 मिलियन, 4% टू 40%। उन्होंने क्या किया था, वहां पे एक ब्रैकेट दिया था। इंडिया ने बोला नहीं, हम लोग ब्रैकेट नहीं देंगे, हम लोग बात करेंगे अप टू 250 CR।
अप टू 250 सीआर मतलब एग्जैक्टली कितना? तो एग्जैक्टली कितना आपका क्राइम कितना बड़ा है, इसके ऊपर जो बोर्ड है वो डिसाइड करेगा कि आपको कितनी पेनल्टी करनी है। आपके पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है, आप डेटा सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख रहे हो, आपका डेटा कहीं पे भी लीक हो रहा है, कहीं पे भी पड़ा हुआ है, कोई आपका कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी आप नहीं कर रहे हो, श्योरली 250 सीआर का आपको पेनल्टी लगेगा। बट आपके पास सब कुछ है, बट आपको डिटेक्ट होने में, अगर डेटा कोई ब्रीच हो जाता है और आपको डिटेक्ट होने में टाइम लगा, और आपने बोर्ड को अगर लेट रिपोर्ट किया और नहीं रिपोर्ट किया, तो आपको 200 सीआर की पेनल्टी हो सकती है, अप टू अगेन अप टू। देन अगर आपने कुछ वायलेशन किए रूल्स के, कंसेंट रिलेटेड किया, नोटिस रिलेटेड किया, तो अप टू 200 सीआर होगा। अगर आपने बेसिक कंट्रोल्स नहीं किए हैं, एसडीएफ ऑब्लिगेशन नहीं फॉलो किया, तो 150 सीआर तक होगा। फॉर अदर वायलेशन अगर कुछ छोटा मोटा है तो अप टू 50 सीआर होगा। और इसमें एक चीज है, अगर जिसने भी कंप्लेंट की है अगर वो फॉल्स है तो उसको भी पेनल्टी है अप टू 10,000। अगेन इसके ऊपर क्लैरिटी, ठीक है। इसके ऊपर किसी को क्वेश्चन है पेनल्टी के ऊपर? हेलो। अमूल जी, मेरा जस्ट इंटरेस्ट है, while I don't know if it's a query, अगर बैंक इज डूइंग अ बिजनेस एंड उनका टोटल मिक्स बिजनेस ही 100 करोड़ होते हैं या 200 करोड़ होते हैं, तो जो पेनल्टी का बात आपने की, ये क्या बिजनेस जितना बैंक करता है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, या वो कंसिडर नहीं करेंगे? उसके लिए आपने गलती कर दी तो पूरा बैंक का जो जितना बिजनेस है उतना उतना सारा पेनल्टी का लगाने में ही जाएगा? ओके। अभी इसको ना मैंने जैसे बताया ना कि यूरोप ने बहुत सारी क्लैरिटी दी थी। मैं वापस यूरोप जीडीपीआर क्यों बोल रहा हूँ, आप समझ लो सब लोग, क्योंकि ये सब डिराइव्ड है उस एक्ट से, ठीक है। Okay. इसमें हमने उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया। वहां पे कैसा था सर, 4 मिलियन टू 40 मिलियन के बीच में आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। वाह। अगर और 4% टू 40% ऑफ आपके कंपनी का जो रेवेन्यू है जो ज्यादा होगा, अगर आपका रेवेन्यू 40 मिलियन से ज्यादा है तो आपका रेवेन्यू पकड़ा जाएगा। अगर आपका रेवेन्यू कम है बट 40 मिलियन अमाउंट ज्यादा है तो 40 मिलियन पकड़ी जाएगी। वहां पे क्लियर है। इंडिया में क्या हुआ है, अप टू, और ये आपके पास कितना पैसा है, आप कितना बिजनेस कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बेसिकली किसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कितने कस्टमर का डेटा लीक हुआ है, ठीक है, कितना डेटा लीक हुआ है। और ये लीक अगर हुआ है, आपके पास कुछ कंट्रोल्स थे, आपने कुछ एक्शंस लिया था, प्रिकॉशन था आपके पास, आपने रिपोर्ट किया नहीं किया, पूरे इस पे जजमेंटल एक कोर्ट डिसाइड करेगा, वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको कितनी पेनल्टी लगानी। नंबर ओके ऑफ कस्टमर का मतलब डेटा प्रिंसिपल का, कितने प्रिंसिपल का डेटा प्रिंसिपल का या इंडियन सिटीजन का डेटा लीक हुआ है उसके ऊपर पेनल्टी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे बैंक की बात करते तो हमारे पास हो गए 20-30 हजार अगर कस्टमर है, ठीक है। कंपेरेटिवली अगर आप टेलीकॉम कंपनी देखोगे सर, टेलीकॉम में कितना है, 100 सीआर तक का डेटा हो सकता है उनके पास, 100 सीआर तक के कस्टमर हो सकते हैं, राइट। तो अगर उनसे ब्रीच हो जाता है कंपेयर टू हमसे, हमारा ब्रीच है, वो सारा जजमेंट किया जाएगा उसमें भी किस टाइप का डेटा लीक हुआ है, ओनली नेम लीक हुआ है, आधार लीक हुआ है, पैन लीक हुआ है, बैंक डिटेल क्या लीक हुआ है, कितने परसेंट पे लीक हुआ है, कितने डेटा सब्जेक्ट का लीक हुआ है, ये सारा कंसिडरेशन में लिया जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी की जाएगी, ठीक है। ओके। अभी आते हैं डेटा प्रोसेसर। डेटा प्रोसेसर मतलब आपके बैंक के सर्विस प्रोवाइडर, आईटी वेंडर। अगर डेटा प्रोसेसर और आईटी सर्विस प्रोवाइडर से भी गलती हो जाती है और पेनल्टी लगती है, तो भी उसको भरना किसको है, डेटा फिड्यूशियरी को, मतलब बैंक को। इसके ऊपर किसका ऑब्जेक्शन है, किसी बैंक का ऑब्जेक्शन है कि आपके वेंडर की गलती की वजह से भी अगर पेनल्टी लगती है तो वो भरनी बैंक को है। किसको ऑब्जेक्शन, किसको क्वेश्चन इसके ऊपर, इस सेंटेंस पे किसको डाउट? अगर आपने आपके एग्रीमेंट पे ऐसे नहीं लिखा है वेंडर के साथ कि अगर आपकी वजह से पेनल्टी लगती है तो वो वेंडर को भरनी है, तब जाके आप बच सकते हो वेंडर की गलती से। अगर आपके एग्रीमेंट में ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो पेनल्टी आपको भरनी है, आपका वेंडर आपको पैसे नहीं देगा अगर उसके एग्रीमेंट में आपने नहीं लिखा है। तो सिंपल है, इस फेज में आपको सारे एग्रीमेंट रिव्यू करने हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू करने हैं, इस सब क्लॉजेस पास करने हैं, ठीक है। नाउ सर, आईटी सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से अभी आपको
एज अ लिस्ट फॉर एग्जांपल, तो आपके पास क्या डेटा हो सकता है, कुछ बैंक्स को आपने सॉफ्टवेयर दिया होगा, हो सकता है आपके यहाँ पे होस्ट होगा, राइट, हो राइट। सकता है आपके यहीं पे डेटा होगा। तो वहां पे कितने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आपको लगाने है, कितना एक्सेस मिनिमाइज करना है, क्या करना है, क्योंकि आप अभी इसके सेंट्रल पॉइंट पे हो, राइट। बैंक राइट। का मेन डेटा तो आपके पास स्टोर है, राइट। तो आपको भी ये सारी चीजें बहुत सीरियसली कंसिडरेशन में लेनी पड़ेगी, क्योंकि बैंक तो कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, बैंक के सीबीएस में एंट्री ब्रांच से हो रही है डेटा की, बट एंड ऑफ द डे स्टोर हो रहा है आपके पास में, राइट। तो ये पूरी इकोसिस्टम और आईटी आर्किटेक्चर, डेटा फ्लो आपको समझ के लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ बैंक को तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बैंक को समझ के लेना पड़ेगा हमारा डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक है। और एक और रिलेटेड क्वेश्चन है अमोल जी, यस सर। क्योंकि हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो सोसाइटीज के लिए भी चलती हैं और बैंक के लिए भी, क्योंकि ये एक्ट है। आई कैन अंडरस्टैंड कि यस सर। सोसाइटीज के गवर्नेंस और उनका फेडरेशन होता है स्टेट के हिसाब से, और उनके खुद का बोर्ड्स होते हैं जो रेगुलेटरी होते हैं, तो कुछ हद तक वो समझा जा सकता है। तो ये एक्ट का एनफोर्समेंट ऑन सोसाइटीज, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे सकते हैं? यस, देखो ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिख रहा है सर, ठीक है, हम्म। आपका साइज नहीं दिख रहा है। ये एक्ट उसको हम्म। भी लागू है अगर आप किराना दुकान से माल लेते हो और वो दुकानदार अगर आपका नेम, फोन नंबर, एड्रेस घर का लिख रहा है माल की डिलीवरी देने के हम्म। लिए, और वो कंप्यूटर में अगर उसके एंट्री कर रहा है, मीन्स डिजिटल फॉर्म में आपका डेटा ले रहा है, तो उसको भी राइट। एप्लीकेबल है, ठीक ओके। है। इतना ओके। सिंपल इसका डेफिनेशन। परफेक्ट। ओके, साउंड्स गुड। तो ये सोसाइटीज के लिए भी उतना ही लगेगा, क्योंकि सिस्टम तो वही है, वो भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करते हैं और यूज करते हैं, करेक्ट। तो उनके लिए भी ये लगेगा, और वो भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इसके बारे करेक्ट। नाउ राइट ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडियन सिटीजन है, जो डेटा प्रिंसिपल है, उसको राइट क्या है, उनको क्या राइट दिया इस एक्ट में। एक्ट आता है तो राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों चीज साथ में आती है, राइट। राइट टू एक्सेस पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका कस्टमर आपको बोल सकता है कि मेरा डेटा कहाँ पे रखा है, मुझे मेरा डेटा की इंफॉर्मेशन दो। तो आपको देना है, आपका डेटा हमारे फाइल सर्वर में है, आपका डेटा हमारे सीबीएस में स्टोर है, आपका लाइव डेटा हमारा या आपका परमानेंट कार्ड रिलेटेड डेटा हमारे स्विच वेंडर के पास पे है, आपका कुछ डेटा हमारे मेल पे है। ये पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपका कस्टमर बोलता है कि मुझे जानना है मेरा डेटा कहाँ कहाँ पे आपने रखा है, ये सिंपल में। लग रहा है आपको ये चीज? ओके। राइट टू करेक्शन ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, अगर कोई बोल रहा है, अगर मैं इंडियन सिटीजन में आपको बोल रहा सर, आप आपके रिकॉर्ड में मेरा नाम AMOL की जगह पे AAMOL है, इसको करेक्ट करो, तो आपको करेक्ट करना है। अभी करेक्ट भी कहाँ पे करोगे, आप बोलोगे हाँ, हम सीबीएस में करेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके कंप्यूटर में भी उनके रिलेटेड कोई फाइल पड़ी है, वो भी आपको करेक्ट करनी है। जितना भी रिलेवेंट और टच पॉइंट है, सब जगह पे जाके आपको चेंजेस करना है, ठीक है। अब डिफिकल्ट क्या है ना इसमें, मैं वही बताने चाह रहा हूं आपको। कस्टमर बोल रहा है राइट टू इरेज, ठीक है, अभी बैंक के लिए और नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट है। कस्टमर अगर बोल रहा है मेरा डेटा डिलीट करो, तो अगर हम लोग नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो इमीडिएटली जाके डिलीट कर सकते हैं, बट ये राइट सुपरसीड करता है आपके रेगुलेटरी राइट को, क्योंकि आरबीआई अगर बोलता है कि 10 साल के लिए कस्टमर का डेटा रखना है, तो ये राइट में अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको बोलना है कि ठीक है, आपका बाकी डेटा जितना भी सिस्टम पे पड़ा है हम लोग उसको डिलीट कर दिया है, बट बैंक का डेटा सीबीएस में जो भी डेटा है वो हमें एज पर आरबीआई गाइडलाइन 10 साल के लिए रखना है, तो आपको उनको रिटर्न में देना है। और बाकी डेटा आपने डिलीट किया ना, उसके स्नैपशॉट भी उसको देना है। आपका डेटा था फाइल सर्वर पे, डिलीट किया, स्नैपशॉट दे दो। आपका डेटा था और किसी एप्लीकेशन पर डिलीट किया, स्नैप, इस प्रूफ भी आपको उसको सबमिट करना है, ठीक है। राइट टू इरेज मतलब जो डेटा डिलीट करना है, सबसे डिफिकल्ट काम यही है, ठीक है। आप कहाँ कहाँ पे ढूंढोगे उसकी फाइल कहाँ पे पड़ी है, और जो अपनी आदत चली आ रही है ना सालों से, कोई भी फाइल का कॉपी एक डेस्कटॉप पे बनाओ, एक इस पे डी ड्राइव पे रखो, सी ड्राइव पे रखो, शेयर फोल्डर पे रखो, और कहीं पे भी रखो, तो यही डेटा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है,
ठीक है। तो आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए डेटा डिस्कवरी का, क्लासिफिकेशन का, ताकि जब ऐसी कोई रिक्वेस्ट आती है तो इमीडिएटली आप जाके देख सकते हो कि इसका डेटा कहाँ पे पड़ा है, वहां से डिलीट कर सकते हो। सेम काम में अगर आपका राइट टू करेक्शन में भी, ठीक है, राइट टू विड्रॉ कंसेंट एनी टाइम सर। अभी पहला मैं हाईलाइट करता हूं कि किसी भी इंडियन सिटीजन का मींस डेटा प्रिंसिपल का डेटा अगर आपको लेना है तो उसका पूरा परमिशन के साथ लेना है, उसको बोलते हैं कंसेंट, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ कंसेंट, मैं पूरा इसके ऊपर ब्रीफ करूंगा। पहले राइट देख लेते हैं, राइट टू ग्रीवेंस रिएड्रेसल, सॉरी राइट टू विड्रॉ कंसेंट, मतलब अगर उसने पहले परमिशन दी थी आपको डेटा लेने के लिए, बाद में उसको लगेगा कि नहीं मेरा मुझे कंसेंट विड्रॉल करना है, वो कंसेंट विड्रॉल कर सकता है, उसके साथ में आपको उसका डेटा भी सब निकाल देना है सिस्टम से। राइट टू ग्रीवेंस रिएड्रेसल, वो अगर कोई कंप्लेंट करता है डेटा रिलेटेड तो उसको पूरा राइट है कि उसकी ग्रीवेंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। राइट टू नॉमिनेट अनदर पर्सन, मतलब मेरे बिहाफ पे मैं किसी को भी नॉमिनेट कर सकता हूँ जो मेरे डेटा की केयर करेगा, मेरे डेटा राइट के यूज कर सकता हो, ठीक है। राइट टू नो द पर्पज ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इंडियन सिटीजन को पूरा राइट दिया है कि वो आपको पूछ सकते हैं रिक्वेस्ट डाल के कि आपने जो मेरा डेटा लिया है इसका पर्पज क्या है, ठीक है। और राइट टू ट्रांसपेरेंट डेटा हैंडलिंग, अगर मुझे एक्स बैंक से वाई बैंक में मेरा अकाउंट शिफ्ट करना है, मैं आपको बोलूंगा मेरा जितना भी डेटा आपके पास है वो वाई बैंक को दे दो, मैं वाई बैंक को वापस डेटा नहीं दूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्टोरी या डिफिकल्ट कैसे हो जाती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लो, आपके पास अगर कोई सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कस्टमर आता है और आपको लगता है कि इसको 50-60,000 सैलरी है, तो एज अ बिजनेस आपके दिमाग में आना चालू हो जाता है कि इसको हम लोग लोन भी ऑफर कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रेडिट कार्ड भी दे सकते हैं, अगर हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं हम लोग तो वो भी दे सकते हैं। जितने भी बैंकिंग प्रोडक्ट है जो हम लोग बेच सकते हैं वो बेचने का आप कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी प्राइवेट बैंक में जाता हूँ, मैं नाम नहीं लेता, किसी भी बैंक में जाता हूँ और मैं मेरा अगर सैलरी स्लिप या कुछ इनकम का डिटेल देता हूँ ना, दूसरे तीसरे दिन में क्रेडिट का कॉल आना अच्छा लोन के लिए कॉल आता है, बाकी सबके लिए कॉल आता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक्स बैंक के सेविंग अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन दी थी, एक्स बैंक ने अपनी ही सब्सिडरी है जो होम लोन देती है या अपनी सब्सिडरी है जो इंश्योरेंस देती है, उनको अगर डेटा मेरा दिया वो भी इलीगल है। तो कंसेंट आप लेते टाइम पे आपको बोलना है उनको क्लियरली कि हम आपका डेटा किसके लिए ले रहे हैं, सेविंग अकाउंट के लिए ले रहे हैं, तो उसी के लिए आपको यूज करना है, उसको बोलते हैं लॉफुल प्रोसेसिंग। मैं वापस सिंप्लीफाई करता हूँ, जिस पर्पस के लिए, जिस अकाउंट ओपनिंग हो, लोन हो, जिसके लिए डेटा ले रहे हो, वो कंसेंट में आपको वो लेना है। और कंसेंट उतना क्लियर होना चाहिए, इंडियन सिटीजन को वो समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं हम लोग तो ऐसा 10-15 या 100 लाइन का टर्म एंड कंडीशन छोटा लाइन में आता है, हम लोग स्क्रॉल करते हैं, लास्ट में क्लिक करते हैं, सबमिट करते हैं, नहीं। इसमें कंसेंट आपको जो कस्टमर से लेना है बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट उस डेटा प्रिंसिपल को या आपके कस्टमर को वो आपने जो भी कंसेंट फॉर्म में लिखा है वो उनको समझ में आना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब तक उसका डेटा आपके पास है, डेटा के साथ आपको कंसेंट फॉर्म भी संभाल के रखना है। अगर आपसे कंसेंट फॉर्म गायब हो जाता है, कहीं पे डिलीट हो जाता है, और बीच में अगर डेटा प्रिंसिपल आप कंप्लेंट करता है कि इन्होंने मेरा डेटा विदाउट कंसेंट लिया, तो सबसे बड़े क्राइम में बैंक आ जाएगी अपनी, ठीक है। तो कंसेंट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए 26 नवंबर 2026 तक कंसेंट मैनेजमेंट की सारी प्रोसेस क्लियर करने के लिए कंसेंट आपको डिजिटल फॉर्म में लेना है। इस पे मैंने एक डिकोड किया एक चीज कि हम अगर कंसेंट किसी का ले रहा है, बहुत सारे कस्टमर हमारे पास है जो पढ़े लिखे नहीं है, अगर आपने रिटर्न फॉर्म दिया और उनका अगर आपने थंब लिया, कल जाके कोर्ट में बोल सकते हैं इन्होंने कंसेंट फॉर्म पे तो साइन लिया बट मुझे पता ही नहीं है कंसेंट क्या है। तो उस केस में आपको प्रूफ के लिए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग लेनी पड़ेगी, आपको वो फॉर्म पढ़ना पड़ेगा और वो हाँ बोलेंगे, यहाँ तक जाके आपको उनका कंसेंट डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि कंसेंट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डीपीडीपी एक्ट। विदाउट कंसेंट मतलब क्राइम, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन पे क्या ऑब्लिगेशंस है,
ठीक है, मैंने जैसे प्रोसेस डेटा लॉफुली ट्रांसपेरेंटली, जिसके लिए लिया है उसी के लिए यूज करो और ट्रांसपेरेंसी रखो, उसका कोई भी मिसयूज मत करो। सेविंग के लिए लिया है, सेविंग के लिए यूज करो। सेविंग के लिए लिया है तो उसके ऊपर कोई एनालिटिक करके उसको क्रेडिट कार्ड, कोई इंश्योरेंस मत बेचो। ऑप्टेन वैलिड कंसेंट, वैलिड का शब्द देखो, वैलिड कंसेंट मतलब वो कंसेंट पे अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये हमारा कंसेंट हमने जो इनसे लिया है वो सिंपल लैंग्वेज में था, रीजनल लैंग्वेज में था, हमने उनको समझा भी दिया, उनको एक्सप्लेन भी किया, फिर जाके उन्होंने साइन किया, तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपकी प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए बैंक की, वो आपके वेबसाइट पे भी होनी चाहिए, आपके ऐप पे भी होनी चाहिए। जितने भी टच पॉइंट है जहाँ पे आपका कस्टमर टच करता है आपके एप्लीकेशन सिस्टम को, सब जगह पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है, ठीक है। और ये अगेन वो वाली पॉलिसी नहीं है जो गूगल पे गए हमने डाउनलोड किया, जैसे बाकी एक बैंक से दूसरे लिया, दूसरे ने अपना नाम, नहीं। प्राइवेसी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आनी चाहिए आपके आपने क्या लिखा आपके प्राइवेसी पॉलिसी में, ठीक है। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सेफ गार्ड, इसके ऊपर मैं लास्ट में बात करता हूँ। प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा फ्रॉम द ब्रीचेस, साइबर अटैक से आपको पर्सनल डेटा जो कस्टमर का प्रोटेक्ट करना है। डेटा ब्रीच होता है, कोई डीपीडीपी का वायलेशन होता है तो आपको बोर्ड पर इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। जैसे हम लोग सर्टिन या आरबीआई बोलता है ना कि जैसे साइबर अटैक होता है इमीडिएटली रिपोर्ट, सेम इसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को, ठीक है। एनेबल राइट रिक्वेस्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अभी राइट रिक्वेस्ट मैकेनिज्म मतलब क्या, हमने जो बोला ना कि इंडियन सिटीजन को या डेटा प्रिंसिपल को राइट्स दिए हैं, तो राइट मतलब क्या, को उसको अगर कंप्लेंट डालनी है तो उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म देना पड़ेगा। जैसे आपने बैंक में वेबसाइट पे दिया ना आपका कंप्लेंट का, और अभी आई थिंक एक लास्ट मंथ भी एक एडवाइजरी आई है कि आपका फ्लो भी डालो उसके ऊपर कि आपका कंप्लेंट मैनेजमेंट कैसे हैंडल होगा। अगर आपने देखी होगी तो आपको वेबसाइट पे वो फ्लो डालना है, सेम आपको एक मैकेनिज्म देना है कि कस्टमर वहां पे कंप्लेंट डालेगा, फिर वो कंप्लेंट आपके कंसेंट मैनेजमेंट के या डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आएगी, फिर डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर उसको रिलेवेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगा, रिलेवेंट डिपार्टमेंट को उसको टाइम लिमिट में रिस्पॉन्स देना है, फिर आपको उस डेटा प्रिंसिपल को बताना है कि तुम्हारी कंप्लेंट पे काम चल रहा है, रिजॉल्व हो गई नहीं हो गई, उसको कंप्लेंट नंबर भी असाइन करना, ये मैकेनिज्म आपको देना है। कहीं भी मैकेनिज्म शब्द आता है तो मतलब आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा। मेंटेन डेटा रिटेशन एंड डेटा डिलीशन कंट्रोल, डेटा प्राइवेसी का मेन प्रिंसिपल क्या है पता है क्या, कम से कम डेटा आप ले लो कस्टमर का, हो सकता है उतने कम पीरियड के लिए स्टोर करो, ठीक है, और उसको काम होने के बाद डिलीट करो, जिसको बोलते हैं डेटा रिटेंशन। आप भी अपने सिस्टम ऑडिट और उसमें देखा होगा डेटा रिटेंशन पॉलिसी है, क्या है पॉलिसी है, दे दी, क्यों है क्या है हमें पता नहीं है, राइट। बट डेटा रिटेंशन, अगर आपको डीपीडीपी में सबसे ज्यादा सेफ रहना है तो कम से कम डेटा ले लो और कम से कम पीरियड के लिए स्टोर करो। अब मैं 2-3 बैंक से बात कर रहा था, मैंने बोला कि सर आप जो अकाउंट ओपनिंग के लिए आधार पैन ये सारी हार्ड कॉपी लेते हो, बाद में इसको बांध के रिकॉर्ड रूम में डालते हो, कितने साल रखना है। तो आई थिंक 2-3 बैंक के पास तो इसका आंसर ही नहीं था कि इसको कितने साल रखना है। जितना मुझे समझ में आता है, बैंक आपने लिया, उस पर्सन को आपने आइडेंटिफाई किया, उसका केवाईसी कंप्लीट किया, तो आई थिंक मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको कोई भी उसके हार्ड कॉपी और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंश्योर वेंडर थर्ड पार्टी कंप्लायंस, आपको जितना कंप्लायंस करना है, डेटा प्रोटेक्शन करना है, उतना ही आपके वेंडर और सर्विस प्रोवाइडर को करना है। प्रोटेक्ट चिल्ड्रंस पर्सनल डेटा, नाउ आपको अगर आप माइनर का, आपके बैंक की लैंग्वेज में माइनर का डेटा ले रहे हो तो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना है, उसका कंसेंट उनके पेरेंट्स से लेना पड़ेगा आपको, और आपको पहले ये प्रूव करना है या आपको ये वेरीफाई करना है कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मैं इस माइनर का पेरेंट हूं, तो वो प्रूव होना चाहिए कि वो रियली में इसका पेरेंट है, ठीक है। मेंटेन प्राइवेसी गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी, रूटीन मीटिंग करो, रिव्यू करो, पॉलिसी अपडेट करो, ट्रेनिंग करो, और कंप्लायंस मॉनिटरिंग आपकी होनी चाहिए। अगेन आपको एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, ये आरबीआई साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क या आरबीआई का आईएस गाइडलाइन नहीं है, इसका ऑडिट करने के लिए कोई आने वाला नहीं है आपको। जैसे आप पकड़े जाते हो तो आपको पेनल्टी है, आपने हेलमेट नहीं पहना 5,000 का पेनल्टी है, सीट बेल्ट नहीं लगाया मान लो 2,000 का पेनल्टी। तो उसका कोई ऑडिट नहीं करता कि आपने डेली, कोई चेक करने नहीं आता कि आपने सीट बेल्ट लगाया है, हेलमेट लगाया कि नहीं लगाया। तो सिंपल एक्ट है, जब तक कुछ नहीं होता यू आर सेफ, जिस दिन होगा उस दिन सब कुछ निकलेगा और उसके बेस पे आपकी पेनल्टी होगी, ठीक है।
नाउ डीपीडीपी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, तो इसका मेरी एक सिंपल डेफिनेशन है, डेटा सिक्योरिटी कंट्रोल्स प्लस प्राइवेसी कंट्रोल्स इज इक्वल टू डीपीडीपी। अगर आपके बैंक ने डेटा सिक्योरिटी के बेसिक कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं तो आपको बहुत थोड़ा काम है, आपको डॉक्यूमेंटेशन और प्राइवेसी रिलेटेड टूल्स और ट्रेनिंग करना है, योर बैंक विल बी डीपीडीपी कंप्लायंट। बट अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉर्मल एंटीवायरस लेना है या सेंट्रलाइज लेना है, डीएलपी लेना है नहीं लेना है, एडी लगाना है नहीं लगाना है, एंटीवायरस लगाना नहीं। अगर अभी भी आप उसी कंफ्यूजन पे और उसी स्टेज पे अगर आपके बैंक है तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और जिस बैंकों ने लेवल 2 एटलीस्ट लेवल 1 का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का कंप्लायंस किया है तो आपको बहुत थोड़ा सा काम बचा हुआ है, आपको बस टॉप अप लगाना है प्राइवेसी का। ठीक है, ठीक है। रिक्वायर चिल्ड्रन का वेरीफाई एज, चिल्ड्रन का एज वेरीफाई करो, उसके लीगल पेरेंट गार्डियन को आप वेरीफाई करो। डिसेबल ट्रैकिंग, उनका कोई भी बिहेवियर मॉनिटरिंग नहीं होना चाहिए, प्रोफाइलिंग नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल स्पेसिफिक टू चिल्ड्रंस के लिए है। बिजनेस के लिए क्या है गिरीश सर, अभी आपके लिए क्या है? आपके केस में तो आपको कस्टमर का डेटा भी संभालना है और आपके एम्प्लॉय का हाँ भी जी। डेटा संभालना है, राइट? तो एम्प्लॉय का भी डेटा आप ले रहे हो तो एम्प्लॉयज अगेन कौन है? इंडियन सिटीजन है, डेटा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो उनसे भी सेम कंसेंट लेना है, उनका भी डेटा प्रोटेक्ट करना है, राइट? सेम, क्योंकि एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो, दे आर इंडियन सिटीजन। डीपीडीपी के लैंग्वेज में दे आर डेटा प्रिंसिपल। मतलब बैंक को भी आपके कस्टमर का डेटा भी प्रोटेक्ट करना है और आपके खुद का मतलब एज ए बैंक के जितने भी एम्प्लॉय उनका भी डेटा आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लैक टू इम्प्लीमेंट डीपीडीपी, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास बेसिक भी अभी रेडी नहीं है, ठीक है, अभी भी आपका कंफ्यूजन चल रहा है कि ये हमारे बैंक के लिए एप्लीकेबल है नहीं है, आरबीआई ने तो अभी तक बोला नहीं है, मैनेजमेंट बोल रहा है बाद में देखेंगे, या अभी भी आपके दिमाग में चल रहा है कि वो इनकम टैक्स का डेट आता है ना कि अभी 31 अगर सितंबर दिया नहीं और 2 महीने एक्सटेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्ट है, एक्ट को आपको उतना ही सीरियसली लेना है, अनलेस एंड अनटिल अगर आपके बैंक के पास उतनी कैपेसिटी है कि कोई भी पेनल्टी आती है 250 CR तक की तो आपके बैंक भर सकती है, ठीक है। तो किसी को डाउट है कि अभी भी किसी को डाउट है हमारे लिए है नहीं है? So Amol ji, yeah, from a responsibility or the way it will translate to the impact of breaches for the bank. मानो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मतलब मैं बैंक हो सकता हूँ, सोसाइटी हो सकता हूँ, या सॉफ्टवेयर वेंडर जैसे हम हो सकते हैं। अगर हम कुछ ब्रीच करते हुए पकड़े गए, एक्ट है जैसे आपने बताया, कोई आया बताया और डेटा लीक हो गया, तो बैंक को, सोसाइटी को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या इसके चलते पेनल्टी के अलावा क्या होगा? सिर्फ पैसे की बात है कि मैं पैसे भर दूंगा तो सब हो गया? राइट, नहीं, इसके अलावा फर्स्ट रेप्यूटेशन, जैसा सेम है, साइबर इंसिडेंट हुआ, अगर आपके बैंक के साथ 1 रुपया भी चला गया तो 1 रुपया इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो रिकवर किया जा सकता है, जो आपका रेप्यूटेशन है ना उसके साथ, उस रेप्यूटेशन पे इम्पैक्ट ज्यादा आने वाला है, बाकी तो नुकसान भरा जा सकता है आने वाले दिनों में, राइट? रेप्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस पे आपको एक चीज और ये करनी पड़ेगी कि आपका साइबर इंश्योरेंस आपने अगर लिया होगा तो उसमें एक टॉपअप डालो कि आपको डीपीडीपी प्रोटेक्शन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी चाहिए, ठीक है। ओके, कुछ तो बताना था मुझे, बता सकता हूँ। और रेपुटेशनल इम्पैक्ट हो गया, फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो गया, इसके अलावा बैंक के स्टेक होल्डर्स हैं, ये दे विल कम अंडर सम लीगल एंड रेगुलेटरी। हाँ, करेक्ट 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 करेक्ट, आपको हाँ राइट राइट याद आ गया, वो तो है, वो तो कंप्लेंट करेगी सर। अभी वापस मैं स्टॉप करता हूँ। राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग आरटीआई बोलते हैं ना सर। हाँ जी। फिर सर, अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे आरटीए एक्टिविस्ट पे हमले हो गए, कुछ किसी को, बहुत सारे लोगों का मर्डर भी हुआ है यहाँ पे, जितना मैं जानता हूँ। आपको पता है इसमें भी कुछ लोग इसका डेफिनेटली बेनिफिट उठाएंगे, लूप होल ढूंढेंगे आपका,
लूपहोल को रिपोर्ट करने के पहले आपके पास आएंगे कि हमें ये मिला है, अगर हम लोग रिपोर्ट करते हैं तो आपको इतनी पेनल्टी हो सकती है, अगर नहीं करनी है तो आप हमारे साथ सेटलमेंट करो। ये केसेस बहुत बढ़ने वाले हैं। ये सबसे पहला मुझे 2016 में ये पता चला कि ये अगर इंडिया में आता है, हम लोग जब डिस्कस करते थे, ये अगर इंडिया में आता है तो ये चीज हो सकती है। हमारे मान लो आपके हमारे जैसे टेक्निकल लोग हैं, अगर हमें पता है कि इसके लूपहोल कहाँ पे ढूंढना है, इसका बहुत सारा इंडिया में मिसयूज होगा सर, राइट? या ओके, या दैट आई अंडरस्टैंड। और कुछ हद तक हम कुछ ऐसे मामलों में विक्टिम भी रहे हैं, एंड आई नो Right, व्हाट यू आर right. सेइंग। राइट, या राइट, ठीक। ओके, नाउ टाइमलाइन नवंबर 2025 में डीपी रूल्स नोटिफाई किए गवर्नमेंट ने, इमीडिएट इसका डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड एस्टेब्लिश हो चुका है। नवंबर 2026 तक आपका कंसेंट मैनेजमेंट का सब कुछ रेडी होना चाहिए। उसके पहले आज के डेट पे आपके बैंक का गैप असेसमेंट होना चाहिए था, आपके डॉक्यूमेंटेशन अभी तक रेडी होने चाहिए थे, आपका एक्शन प्लान रेडी होना चाहिए था कि ये गैप्स मिले हैं रिस्पेक्ट टू अगेंस्ट द डीपीडीपी रिक्वायरमेंट एक्ट रूल्स, और इसका ये एक्शन प्लान है, और ये अभी तक आपका एक्शन प्लान आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाना चाहिए था। बट अभी भी हम लोग उसी कंडीशन में है, करना है नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक नोट शीट बनाओ, आपके आने वाली आईटी कमेटी हो, बोर्ड कमेटी हो, एक पॉइंट यहाँ पे रखो कि ऐसा ऐसा एक्ट आया हुआ है, इसकी एक टाइमलाइन है और हमें करना है। एटलीस्ट आपके बोर्ड के सामने रखो और उनको बोलो कि इसमें मैन पावर हमें लगेगी, सेपरेट मैन पावर लगेगी, इसको कुछ बजट अलोकेट करो, इसको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, इसके कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं वो लेने पड़ेंगे, तो बजट अलोकेशन और ये सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा इमीडिएटली। ठीक है, आप हमेशा एक गलती करते हो कि आपके पास रखते हो, बोर्ड के सामने नहीं जाती है सारी चीजें, तो आप इसको कोई भी आपकी तरफ से लैग मत रखो, क्योंकि दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, मई 2002 तक फुल डीपीडीपी कंप्लायंस इज अ मैंडेटरी। ठीक है, और 2027 ऑन बोर्ड इसका मई 2027 में इसका इन्फोर्समेंट हो जाएगा, और उसके बाद आपको कोई भी 1% की कोई भी छूट इसमें नहीं मिलेगी अगर कुछ रह जाता है आपकी साइड से। आपको अभी प्रैक्टिकल अप्रोच इम्प्लीमेंटेशन पे आते हो। ठीक है, रेडीनेस कैसे करना है आपको, पहले तो लैक ऑफ डेटा डिस्कवरी एंड मैपिंग आपके पास है, अभी भी कोई भी मैपिंग नहीं है, कौन सा डेटा कहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे स्टोर है, कहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, वीक कंसेंट मैनेजमेंट अभी लगता है तो हम लोग छोटा सा भी फॉर्म भर रहे हैं, आई थिंक कस्टमर आते हैं तो एक छोटा सा डिक्लेरेशन हम लोग लेते हैं, तो अभी हमारे पास बहुत वीक कंसेंट मैनेजमेंट है। कोई भी फॉर्मल डेटा रिटेंशन पॉलिसी हमारे पास नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया होगा वो जस्ट नेम से आपके पास डॉक्यूमेंट हो सकता है। इनएडिक्वेट ब्रीच रिस्पांस प्रोसीजर, अगर ब्रीच होता है तो उसको रिस्पांस करना है। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सॉक हमें एप्लीकेबल नहीं है, लेवल 3 को लेना चाहिए, लेवल 2 का नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लेवल छोड़ दो, आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट द इंसिडेंट, एंड ये होता है थ्रू द सॉक ओनली। ठीक है, तो कंफ्यूजन से बाहर आओ, अभी आरबीआई फ्रेमवर्क का साइड में रखो, नाउ थिंक अबाउट द डीपीडीपी। ठीक है, डेटा डिस्कवरी मैपिंग, जो डेटा देखो इंडियन सिटीजन क्या बोल रहा है, राइट टू करेक्शन है, राइट टू डिलीशन है, तो ये होने के लिए आपको पता तो होना चाहिए आपका डेटा, उनका डेटा कहाँ पे पड़ा है, तो उसके लिए आपके पास डिस्कवरी होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, मैपिंग टूल होने चाहिए। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल राइट मैनेजमेंट के लिए आपके पास डीसार का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। डेटा सब्जेक्ट मतलब जो इंडियन डेटा प्रिंसिपल जो कंप्लेंट रेज करेगा ना, जिसे मैंने बताया मैकेनिज्म होना चाहिए, कंप्लेंट रेज की डीपीओ के पास गई, डिपार्टमेंट के पास गए रिस्पॉन्स, इसके लिए आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, ये एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, कंसेंट के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, क्लियर कंसेंट लेना है, सिंपल लैंग्वेज में लेना है, उस कंसेंट को भी जब तक डेटा है तब तक उसको रिटर्न रखना है, और आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको प्रूव करना आना चाहिए कि उस कस्टमर ने हमें क्लियर कंसेंट दिया था। डेटा सिक्योरिटी में जैसे मैंने पहले तो बेसिक जो है आपके पास एंटीवायरस, एडी, पैच, पैम, सॉक जो भी है, ये सारे कंट्रोल पहले इंप्लीमेंट कर लो। अब इसको डिले मत करो कि ऑडिट हुआ था, आरबीआई ने बोला, हमने आरबीआई को बोला कि अभी नहीं करेंगे, 2 महीने दे दो, फिर एक्सटेंशन ले लो, ये सब कुछ इसमें नहीं चलने वाला है। दिस इज एक्ट, बेसिक डेटा सिक्योरिटी सेफगार्ड लगा दो,
तब जाके आपको टाइम मिलेगा कि प्राइवेसी पे कैसे काम करना है। अभी आप अगर शुरुआत करोगे बेसिक सिक्योरिटी से, तो डेटा प्राइवेसी कंट्रोल या डीपीडीपी कंट्रोल इंप्लीमेंट करने में आपको आगे के 10 साल लग सकते हैं। और इसको आपको फास्टर करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को एजुकेट करना पड़ेगा, उनको फोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप सीरियस ले लो और सीरियसली मैनेजमेंट के सामने भी इसको रखना चाहिए। प्राइवेसी गवर्नेंस, आपकी इंटरनल एक टीम होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करने, आपको अपडेट करना है मैनेजमेंट में। हमने डेटा डीपीडीपी एक्ट इंप्लीमेंटेशन चालू किया है, अभी पॉलिसी बनी है, अभी ट्रेनिंग देना बाकी है, ये परचेस करना बाकी है या कंट्रोल लगाना बाकी है। तो उसका एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, एक बॉडी आपको बनानी है, सबके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। और इसकी मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वीकली आपकी एक मीटिंग होनी चाहिए इस प्रोग्रेस के ऊपर, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट एक मैंडेट रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ये अगर ये पैरामीटर लीक हो जाता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसा अपना बीआईए होता है ना, बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट, बिफोर डिसाइडिंग डीसी एंड डीआर, तो इसे डीपीआई डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट कैरी करना है। एम्प्लॉय को और आपके सारे मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देना है। और ये वो वाला ट्रेनिंग नहीं है जो अभी आप साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देता हो, 10 लोग आते हैं, 50 लोग घर पे बैठते नहीं, ठीक है। आपको आपको इसको क्लियर ट्रेनिंग देना है, क्योंकि सारे एम्प्लॉय डेटा को हैंडल करने वाले हैं, ठीक है। डेटा उनके यही से एम्प्लॉय से ही इनपुट होने वाला है, कंसेंट भी उनको ही लेना है ब्रांच में, डेटा प्रोटेक्शन भी उसको। तो हर एक एम्प्लॉय, इवन आपके ऑफिस बॉय, ऑफिस प्यून को भी आपको एकदम सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज में आपको उसको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ठीक। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए वीकली एटलीस्ट। अभी महीने मैं बोलता था 2 महीने में होनी चाहिए, अभी मैं बोल रहा हूँ कि टाइमलाइन बहुत के आपकी एटलीस्ट वीकली मीटिंग होनी चाहिए प्रोग्रेस के ऊपर, ठीक है। नाउ गाइड, टेक्निकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट कितना टाइम है मेरे पास? नहीं, टाइम नहीं है, 5 मिनट में, 5-10 मिनट में कवर करता हूँ इसको। ये 3 डेफिनेशन आपको पता, डेटा प्रिंसिपल, डेटा फिड्यूशियर, डेटा प्रोसेसर, ठीक है। इफेक्टिव इमीडिएटली आपको करना था 30 नवंबर से। अभी हम लोग हैं जून में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर जुलाई सितंबर अक्टूबर, 4-5 महीने बचे हैं कंसेंट के रिलेटेड। और आपको बचे हैं मोस्टली अभी 1 साल एग्जैक्टली बचा है कि डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी एक्ट एनफोर्समेंट में, ठीक है। कंप्लायंस, ये रोड मैप है। रोड मैप में आपको मैं क्विकली बताता हूँ। पहला, आपका प्राइवेसी पोस्चर आपको पता होना चाहिए फेज 1 में। आपके पास एस्टेब्लिश पॉलिसी कंप्लायंस स्ट्रक्चर खड़ा होना चाहिए फेज 2 में। फेज डेटा डिस्कवरी, आइडेंटिफाई क्लासिफाई पर्सनल डेटा, कौन सा डेटा हमारे पास, पीआई डेटा कौन सा है, एसपीआई डेटा कौन सा है, फाइनेंशियल डेटा कौन सा, इसका क्लासिफिकेशन होकर कंपार्टमेंट रेडी होने चाहिए आपको। सिक्योरिटी प्राइवेसी के कंट्रोल इंप्लीमेंट होने चाहिए थे। प्रोसेस एंड अवेयरनेस, ऑडिट रिव्यू कंटिन्यू। अभी ये ऑडिट मतलब कौन सा वाला ऑडिट, कोई थर्ड पार्टी के ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद का ऑडिट करना है कि हम लोग कितने रेडी है, कितने कंप्लाई है, ठीक है। तो रेडीनेस असेसमेंट, उसके बाद गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, आपको क्या क्या करना है, डेटा डिस्कवरी में क्या करना है, कंसेंट, जो मैंने आपको क्लियर बताया कि कंसेंट मैनेजमेंट कितना क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल कंट्रोल, अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, डेटा डिस्कवरी, डीएलपी, पैम, सॉक, ईडीआर, ये बेसिक बोल रहा हूँ मैं इसको। ये जितने भी स्क्रीन पे कंट्रोल दिख रहे हैं, ये सारे बेसिक्स है, कोई इस पे एक्स्ट्रा कंट्रोल नहीं है। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास, क्या क्या सोल्यूशन आपको लगाना है, ठीक है। इसको मैं बाद में आपको सबके साथ शेयर कर दूंगा, ये सारी लिस्ट, ठीक है। वेंडर कंप्लायंस, मैंने जो बोला कि वेंडर के साथ एग्रीमेंट क्लियरली पहले साइन करना चालू करो आप। ब्रीच रिस्पांस का मैकेनिज्म आपके पास होना चाहिए, डिटेक्शन, असेसमेंट, कंटेनमेंट, रिपोर्टिंग, कौन रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करने करेगा, यहाँ तक आपके पास डिटेल्स होने चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए। अवेयरनेस ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। ऑडिट कंप्लायंस मतलब क्या कि ऑडिट आपको ही करना है, टू वेरीफाई और टू जस्टिफाई हाउ मच वी आर रेडी, ठीक है। टाइमलाइन आपकी देखो, हम लोग अभी फेज 5 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए था अभी तक, जो आपकी अभी शुरुआत भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। कि सक्सेस, अगर आपको डीपीडीपी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो आपके पास आपके मैनेजमेंट बोर्ड की कमिटमेंट होनी चाहिए, आपके यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, इसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, रेगुलर वीकली मीटिंग होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी पूरी
आईटी साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स आपके इंप्लीमेंट होने चाहिए, क्लियर प्रोसीजर गाइडलाइंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। सबकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन कंसर्न मैनेजर होगा, कौन डीपीओ होगा, ये आपके पास होना चाहिए। और एंड ऑफ द स्टोरी आपके पास प्राइवेसी कल्चर भी बिल्ड होना चाहिए। सब एम्प्लॉय को आपको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। ये पूरे टेक्निकल डिटेल्स, इसके ऊपर एक्चुअली मुझे आधा घंटा देना था आपको, ठीक है, बट इसकी समरी मैंने पूरी आपको आई थिंक कवर की है। ये पूरा मैं आपको दे दूंगा क्या है इसके ऊपर, ठीक है। किसको कुछ क्वेश्चंस आंसर है इसके ऊपर, क्योंकि मेरा टाइम खत्म अमोल जी, होगा। 2 पॉइंट्स अभी तक आए हैं आपके लिए। ओके, एक है जो नाशिकर जी ने अपना कुछ सिनारियो बताया। नाशिकर जी, आप अनम्यूट करके क्विकली बता दोगे ताकि हम लोग अगले पे चले। हाँ जी। तो अभी आप सभी को भी मालूम है कि अभी जो भी क्रेडिट कार्ड एजेंसीज है या फिर ऐसे ऐसे जैसे जैसे बैंक है, वो ऐसे रैंडमली किसी को भी कॉल करती है और राइट, वो बोलती है कि है आपका ऐसे ऐसे लोन चल रहा है, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रहा है, इस बैंक में चल रहा है, तो हम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको ऑफर कर रहे हैं। एक ये बात है। दूसरी जो है वो इन्वेस्टमेंट वाले जो है, म्यूचुअल फंड वाले जो भी है, तो आपका कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, क्या आपने इतना यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे दिख रहा है। जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो वो आपको फोन कॉल आना चालू होते। तो ये डाटा कहाँ से लीक होता है और उनको इतना हमारी मालूमात कैसे रहती है? वो हमारा एज भी बताते हैं, बर्थ डेट भी बताते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो करेक्ट। क्या ये डीपीडीपी एक्ट का वायलेशन हो सकता है? ये डीपीटीपी एक्ट में क्लियर वायोलेशन है, और इसी को रोकने के लिए तो डीपीटीपी का जन्म हुआ है, हाँ। सिंपल लैंग्वेज तो में। मैं या अ, तो मैं इसके बारे में कहाँ कंप्लेंट लॉन्च कर सकता हूँ कि ये डाटा कहाँ से गया? ऑब्वियस है, तो मेरे जहाँ पे करेक्ट, बैंक अकाउंट है वहीं से गया होगा। करेक्ट। तो जब डीपीडीपी वो अपना जो एनफोर्समेंट होगा ना, मई 27 में, 1 साल के बाद, उसके बाद अगर ये कुछ होता है, डीपीडीपी बोर्ड को हम लोग कंप्लेंट डालेंगे, और उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो लोग आपके घर तक आपको ढूंढते हुए आएंगे कि प्लीज माफ करो, कंप्लेंट पीछे ले लो, और या कुछ सेटलमेंट करो, या माफ कर दो। ये होने वाला है। बस आपको यही तो पकड़ना है कि कौन गलती में मिल रहा है आपको। हाँ, क्योंकि इसमें बैंक भी हो सकता है, ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन वाले भी रह सकते हैं, कोई भी रह सकता है। तो वही सर, एग्जांपल कैसा था कि आईसीआईसीआई बैंक में अगर मैं जाता हूँ सेविंग के लिए, उनको पता चला मेरी हम्म, सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो उनको लगा आई एम यस, एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड, बेचो, इंश्योरेंस भी बेचो, होम लोन के लिए भी अप्रोच करो। बट हमने डेटा दिया था आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट के सेविंग डिपार्टमेंट को, हमने क्रेडिट कार्ड को करेक्ट, नहीं दिया था, इंश्योरेंस को नहीं दिया। इवन दे आर इंटरनल एंटिटीज, फिर भी वो राइट। डेटा नहीं, क्योंकि आपको कंसेंट में लिखना है कि आपका डेटा हम लोग क्यों ले रहे हैं। आपका डेटा सेविंग के लिए यस, दे, तो आपने कंसेंट किसके लिए दिया, सेविंग को। क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल है तो आप पूछ सकते हो तुझे मैंने कंसेंट दिया है, वो बोलेगा नहीं दिया यस, है, कोई कॉल नहीं आएगा आपके साथ, कोई कॉल नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम लोग जीडीपीआर को इम्प्लीमेंट करते हैं, यूरोप की कंपनी, मेरे पास अभी पुणे के 40-50 कस्टमर्स है जो मार्केटिंग करते हैं आईटी प्रोडक्ट का यूएस में, यूरोप में, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग ये सारा फ्रेमवर्क, कैसे आपको परमिशन लेनी है, क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन सब हम लोग देखते हैं। तो वहां पे डीएनडी का एक लिस्ट भी बनता है, मेल का भी बनता है, इसका भी बनता है, और उसमें अगर आपका नंबर किसने डाला है या आपका ईमेल एड्रेस डाला है, फिर भी अगर आप उसको किसी भी कस्टमर को कॉल करते हो या मेल भेजते हो, तभी भी आपको पेनल्टी है। शुरू शुरू में मैं इसको इग्नोर करता था कि ठीक है, कोई कॉल कर रहा है तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए करके बोल रहे। मैं अभी मैं थोड़ा सा उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आप कहाँ से। तो बोलते कि वो हमारे पास लिस्ट रहता है और हम ऐसे कॉल करते रहते। तो मैंने बोला कि डाटा कहाँ से मिलता है पहले बताओ मुझे। तो काट देते हैं फोन। तो यही क्वेश्चन अब जब कॉल आएगा ना बाद में 1 साल के बाद, तो उनको बताना पड़ेगा आपको कि आपका, पहले तो आप पूछो कंसेंट था, वो बोलेंगे नहीं, तो पहले वो पकड़ में जाएगा। अगर कंसेंट था तो आप उनको पूछो, बताओ मेरा डेटा आपके पास कहाँ पे है, आपको किसने डेटा दिया, कहाँ पे रखा है, कौन से सर्वर में, सब उनको बताना पड़ेगा। वही डीएसआर बोलते हैं, डेटा सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मैनेजमेंट। आपको कंप्लेंट डालनी है पूरा रिकॉर्ड के साथ, जैसे हमें भी वही करना है। आपकी हमारे पास भी कंप्लेंट आएगी तो सेम हमें भी फॉलो करना है सारी चीजें। राइट। थैंक यू। और
दूसरा जो क्वेश्चन है वो रेड्डी बैंक से है। अगर कोई रेड्डी बैंक से है तो पूछ भी सकते हैं, नहीं मैं आप उनकी तरफ से पूछ रहा हूँ कि आज के दिन में कंसेंट फॉर्म इज यानी हार्ड कॉपी वो काफ़ी है या उसको स्कैन करके भी रखना पड़ेगा, इज द क्वेश्चन। यस, हार्ड कॉपी या स्कैन कॉपी साइड में रखो, आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसमें ही आपको कंसेंट रिकॉर्ड करना है। आप हार्ड कॉपी पे करोगे और कल जाके वो हार्ड कॉपी खराब हो गई, जल गई, कहीं पे चली गई, तो आपको तो उसको संभाल के रखना है। तो अवॉइड ये हार्ड पेपर कॉपी वाला काम, उसको अवॉइड करो, उस पर डिजिटल कंसेंट ले लो, वीडियो कंसेंट ले लो। जैसे मैंने बताया, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है तो उनका वीडियो पे कंसेंट ले लो। आप पढ़ के बताओ कि ये आपको मंजूर है, वो बोलेंगे हाँ मंजूर है, उसको भी आपको रिकॉर्ड करना है। तो कोई हार्ड कॉपी स्कैन कॉपी वो सब बाजू में रखो, पूरा कंसेंट आपका डिजिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि डिजिटली आप उसको प्रोटेक्ट भी करना है ना 10 साल तक, राइट, 10 या जब तक वो कस्टमर आपके साथ है, ठीक है। ओके, आई थिंक और अदर ये देन दैट पेपर देयर आर। पेपर जितने, हाँ हाँ जी, या गो अहेड। हाँ, जो जितने भी पेपर है ना पहले, उसको अभी आपको अवॉइड करना है, उसका एक स्ट्रैटेजी बना के उसको डिस्पोज करने हैं, जला के फेंकने हैं। जितना भी कचरा वाला डेटा पड़ा है ना आपके कंप्यूटर पे, हार्ड डिस्क पे, सर्वर पे, अभी उसको सॉर्टिंग करना चालू करो, जो काम का नहीं है उसको डिलीट करना चालू करो। जितना डेटा कम, उतना आपकी बैंक सेफ है। यस सर, गिरीश सर। ये तो उसके अलावा भी 3 और डिमांड है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को उनके साथ शेयर करें। सो माय यस अजम्पशन इज प्लीज आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम लोग सभी के साथ शेयर यस करते हैं। तो आई यस सर। थिंक दैट इज इट। फिलहाल के लिए तो इतने ही है। कोई और डायरेक्टली अनम्यूट करके कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है या शेयर करना चाहता है तो प्लीज आप कर सकते हो अभी। दिस इज फॉर एवरीवन। अमर जी, अभी आपने ऐसे मेंशन किया कि जब तक ये आपके यहाँ पे अकाउंट शुरू है तब तक आपको ये इंफॉर्मेशन ये रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। क्या मेरा एक अकाउंट बैंक के साथ रिलेशन खत्म हो जाता है उसके बाद में भी वो उसको कॉन्फिडेंशियली रखना है, ऐसे ही कंसेंट है या वो लिख कर सकते हैं उसके उस केस में? कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना है, उसको रखना ही नहीं है आपके पास। हाँ। आज मैंने 5 बजे अकाउंट बंद किया, और बंद किया तो उसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिलीट करो। और अकाउंट की इंफॉर्मेशन आरबीआई ने कितने दिन बोला है, उतने दिन, मान लो 10 दिन, 10 साल बोला है कस्टमर के बाद, राइट? तो 10 साल तक रखो। 10 साल के बाद 5 बजे के बाद वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिक डिलीट भी होनी चाहिए। पूरा आपके पास ऑटोमेशन होना चाहिए। ओके, तो आपका कॉन्फिडेंशियल तो मतलब है। रखना ही है, बट डिलीट ही करनी यस। है उसकी इंफॉर्मेशन। ओके ओके, और तो सर उसको सॉफ्टवेयर में प्रूफ ये भी देना है, प्रोविजन होना चाहिए। उसको प्रूफ भी देना है आपको कि डिलीट की हमने, यहाँ से पूरे स्नैपशॉट के साथ आपको प्रूफ देना है आपको। ओके ओके, तो मैं बीइंग अ सॉफ्टवेयर वेंडर, हम लोग हमें हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रोविजन होनी चाहिए कि अकाउंट क्लोज हो गया, उसका कस्टमर का रिलेशन खत्म हो गया तो इन्फॉर्मेशन पूरा निकालना है उसको। राइट, ये फीचर सारे आपको भी इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ऑल्दो दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, ये तो आपका डीपीडीपी के अगेंस्ट में ये नया डेवलपमेंट आपको करनी पड़ेगी। हाँ जी, यस या ग्रेट, आई थिंक देयर थैंक इज यू। अ लॉट ऑफ थिंग्स हमें करने पड़ेंगे जो हम रिव्यू करेंगे अपनी तरफ से। और डेफिनेटली अमोल जी आपसे भी कंसल्ट करेंगे, आपकी मदद चाहिए होगी कि ये सारे सिस्टम जो भी पॉइंट्स आपने बताए हैं ये हम सॉफ्टवेयर में कैसे लेके आ रहे हैं। और अगर मैं जाके बैंक को बताऊंगा कि मेरा डेटा किधर है दिखाओ, तो मुझे एक रिपोर्ट बना के तो देनी पड़ेगी ना। तो वो राइट। रिपोर्ट हमारे सिस्टम से निकलेगा और वो प्रिंट आउट लेके वो दे सकते हैं। अभी जो आपने डिजिटल कंसेंट की बात की है वो करने के भी हमें प्रोविजन करने पड़ेंगे। आज के दिन में हमारे सिस्टम में बहुत सारे जगह पे आप टिक मार्क सिलेक्ट कर सकते हो कि उनका कंसेंट ले रहे हो, विच इज़ वेरी लूजली बाउंड एज यू सेड। तो उसको स्पेसिफिक बनाना है, ऑन नीड बेसिस ओनली, एज मच एज नीडेड उतना ही रखना है। इसका ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे। फिलहाल के लिए इतना स्ट्रिंजेंट नहीं था, अभी आगे चल के बहुत स्ट्रिंजेंट होने वाला है। और वो आगे चल के 200 करोड़ तक का 250 करोड़ तक का क्या है यार, मतलब ये हद होती है। बट आई नो द वैल्यू ऑफ द डेटा, ओके। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी लोग इसको और ज़्यादा सीरियसली लें। एंड आई थिंक फिलहाल के लिए कोई और क्वेश्चंस नहीं है, हम प्रेजेंटेशन शेयर भी करेंगे सभी के साथ। तो अमोल जी आप आए और ऐसे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें दी। और मैं मुझे पता है कि हम वैसे भी रिकॉर्ड करते हैं और हम लोग
उनको बताते हैं कि अगर इससे ज़्यादा भी क्वेरीज हैं तो वो हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो Yes. आपको डेफिनेटली आपको Yes, रीच आउट yes. करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ Thank you, दिस sir. संवाद। Thank you. Hope yes, I'm हाँ जी। able to clear at least some part of the DPDP आपके दिमाग में जो भी कंसेप्ट्स थे, मिसकंसेप्ट थे, एटलीस्ट मैंने कुछ आपको एड्रेस किया होगा। होप कुछ क्वेरी, कुछ डाउट है तो आप मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank थैंक you यू so वेरी मच much. सर। थैंक यू एवरीवन। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया। अभी हम संवाद को खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।